हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम आप सभी बच्चों का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं, जो कि ये होता है। आप सभी बच्चों का ये सवाल होता है कि न्यूमेरिकल में कब कौन सा फॉर्मूला लग जाता है, हमें ये पता नहीं चलता, या न्यूमेरिकल में कब कौन सा फॉर्मूला लगाया जाए ये हमको पता नहीं चलता। ये 99% बच्चों का प्रॉब्लम है। 99% बच्चे हमसे ये सवाल करते हैं कि कब कौन से न्यूमेरिकल में आप कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहे हो, ये हमको पता नहीं चलता है। वो इसलिए पता नहीं चलता क्योंकि आपको फिजिक्स के फॉर्मूले नहीं याद होते हैं। जब तक फिजिक्स के फॉर्मूले आपको याद नहीं होंगे चैप्टर वाइज या कह सकते हैं टॉपिक वाइज, तब तक आपसे न्यूमेरिकल में कौन से फॉर्मूले लग जाते हैं या कौन से फॉर्मूले लगाए जाते हैं ये चीज आपको क्लियर नहीं होगा। तो आज का ये वीडियो केवल उन बच्चों के लिए है जिन बच्चों को हमेशा ये दिक्कत आती है कि न्यूमेरिकल में कब कौन सा फॉर्मूला लगाएं या पूरे फिजिक्स का फॉर्मूला क्या है, हम कैसे फॉर्मूले को याद करें या कैसे फॉर्मूले को एक सीट में तैयार करें। अब देखो, मैंने खुद एक 4-5 पेपर में पूरे 12th फिजिक्स का जितना भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है चैप्टर वाइज, वो सभी फॉर्मूला आपको आपके सामने आपको देने के लिए एक फॉर्मूला शीट बनाया है। ये फॉर्मूला शीट जो है मैक्सिमम 4 पेज का है और इसमें केवल फॉर्मूले नहीं है बल्कि उन सभी फॉर्मूले के यूनिट्स भी लिखे हुए हैं, यानी कि मात्रक या इकाई भी लिखी हुई है। ठीक है, तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट और खास होने वाली है सभी बच्चों के लिए जिन बच्चों को 12th फिजिक्स के सभी फॉर्मूले याद नहीं होते या उनके पास उनकी लिस्ट नहीं होती है। तो समझ लीजिए आपके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होगी, क्योंकि इस वीडियो में पूरे 12th फिजिक्स के जितने भी चैप्टर्स हैं सभी चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट फॉर्मूले और उसके यूनिट आज की वीडियो में आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ये वीडियो खाली मैं इसलिए प्रोवाइड कर रही हूं ताकि आगे जब आप किसी भी चैप्टर का न्यूमेरिकल लगाएं तो आपको न्यूमेरिकल लगाते वक्त ये चीज क्लियर हो कि कौन सा फॉर्मूला लगाना है और कहां पे लगाना है। ठीक है, वीडियो को स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि ऐसी ही इंफॉर्मेटिव और इंपॉर्टेंट वीडियोस आपके पास आती रहे। सभी वीडियोस में जितने भी फॉर्मूले लाए गए हैं इन सभी फॉर्मूलों को कलेक्ट करने में कम से कम 1.5 से 2 घंटे लगे हैं और आपका वीडियो बनाने में भी कम से कम मान के चलिए कि 1 से 1.5 या 2 घंटे लग सकते हैं। तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। कोई भी कमेंट या डाउट रह रहा है तो आप यहाँ पे भी पूछ सकते हैं, या हमारा इंस्टाग्राम आईडी भी है मेडिको स्पेन साक्षी मिश्रा के नाम से, वहां पे भी अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। ठीक है, अब देखो, हम आपको चैप्टर वाइज फॉर्मूले प्रोवाइड करेंगे। हम आपको पूरे फिजिक्स के मिक्स फॉर्मूले नहीं दे रहे हैं, आपको एक एक चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं चैप्टर वाइज उसके फॉर्मूले और उसकी यूनिट्स हमने लिख दी है। धीरे धीरे हम सारे चैप्टर्स की फॉर्मूले और यूनिट आपको बता देंगे। पहली एक बात क्लियर कर देना चाहते हैं, पूरे फिजिक्स में चैप्टर कितना है तो 14 चैप्टर है। कितने हैं? 14 चैप्टर हैं, जिसमें से अगर बात की जाए तो केवल 12 चैप्टर के आपको फॉर्मूले याद करने हैं, केवल 12 चैप्टर के फॉर्मूले याद करने हैं। अब आपका सवाल होना चाहिए कि 13 और 14 चैप्टर के फॉर्मूले क्यों नहीं याद करने, क्योंकि 13 और 14 चैप्टर जो है, 14 चैप्टर आपका अर्धचालक से रिलेटेड है जो कि पूरा थ्योरी वाला चैप्टर है, और 13 चैप्टर आपका नाभिक परमाणु इन सब से रिलेटेड है, तो वो भी पूरी तरह से थ्योरी बेस्ड चैप्टर है। तो 13 और 14 जो चैप्टर है ये प्रॉपर थ्योरी बेस्ड चैप्टर होने की वजह से इसमें आपको एक भी फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वहां से जो क्वेश्चन बनते हैं वो लॉन्ग टाइप क्वेश्चन बनेंगे 3 से 4 नंबर वाले। ठीक है, तो फॉर्मूले केवल आपको 12 चैप्टर के याद करने हैं। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला चैप्टर हमारा रहता है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। अब इस चैप्टर के टोटल 10 से 11 इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जिससे ज्यादातर न्यूमेरिकल या डेरिवेशंस बनते हैं। ठीक है, पहला फॉर्मूला आपका आता है कूलॉम के नियम का। अभी केवल आपको फॉर्मूला नोट करना है, आपको इससे मतलब नहीं होना चाहिए कि F क्या होगा, Q1 Q2 क्या होगा, केवल फॉर्मूला लिखिएगा। किसका फॉर्मूला है उसकी हेडिंग डालिएगा और इसके सामने इसकी यूनिट हमने लिख दी है, मात्रक हमने लिख दी है, उस मात्रक को लिखिएगा। अभी आपका एम बस ये होना चाहिए कि हमारे पास ये पूरे फॉर्मूले की शीट होनी चाहिए। बाकी इसको यूज कैसे करना है, जैसे ही अगर आप चैप्टर 1 का न्यूमेरिकल लगाने जा रहे हो तो पहले इस फॉर्मूले शीट को खोलिएगा। चैप्टर 1 के जितने फॉर्मूले यूनिट के साथ हमने आपको बताए हैं सभी फॉर्मूले यूनिट बेस आपको
याद करना है। ये होता है टॉपर की स्ट्रेटेजी, यही आपको अपनाना है। पहले न्यूमेरिकल लगाने से पहले चैप्टर्स के फॉर्मूले रिवाइज कीजिए, मात्रकें यानी कि यूनिट्स याद कीजिए, उसके बाद न्यूमेरिकल पे जाइए, तब आपको समझ में आएगा कि हाँ इस वाले न्यूमेरिकल में ये वाला फॉर्मूला लग सकता है। ठीक है, जैसे आप चैप्टर 2 का न्यूमेरिकल लगाने वाले हैं तो पहले आप चैप्टर 2 के न्यूमेरिकल से पहले जितने भी चैप्टर 2 के फॉर्मूले हम आपको प्रोवाइड करेंगे उसको रिवीजन कर लीजिएगा, फिर आप न्यूमेरिकल लगाइएगा। यानी पहले फॉर्मूले पढ़िए फिर न्यूमेरिकल पे जाइए, तब आपको ज्यादा अच्छा लगेगा और आपसे न्यूमेरिकल भी होने लगेंगे। ठीक है, तो कूलॉम के नियम का फॉर्मूला क्या है? F = 1/4πε0 Q1 × Q2/r²। ये हो गया कूलॉम्स लॉ का फॉर्मूला। इसकी यूनिट हमने जस्ट इसके सामने लिख रखा है। इसकी यूनिट क्या होती है तो याद रखिएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलॉम स्क्वायर होता है। ऐसे भी लिख के आ सकता है या इसको सिंबल में लिख सकते हैं Nm² प्रति कूलॉम स्क्वायर यानी C²। ठीक है, ये हो गया पहला फॉर्मूला जो कि इसका डेरिवेशन बनता है 3 नंबर का। ये फॉर्मूला कैसे डेराइव किया जाता है पहले लेक्चर में बताया है, प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। प्लेलिस्ट का नाम है क्लास 12 फिजिक्स 2027 के नाम से नई प्लेलिस्ट हमने बनाई हुई है। ठीक है, सेकंड फॉर्मूले पे आते हैं। सेकंड फॉर्मूला है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला क्या होगा? E = F/Q0। अब F यहाँ पे बल होता है, लिखना चाहे लिख सकते हैं। E यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को बताएगा। Q0 यहाँ पे धन परीक्षण आवेश होता है। क्लियर? इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? इसकी यूनिट हो जाएगी न्यूटन प्रति कूलॉम या वोल्ट मीटर भी इसको कहा जाता है। इसकी 2 यूनिट्स होती हैं। पहला यूनिट होगा न्यूटन प्रति कूलॉम और दूसरा इसका मात्रक या यूनिट क्या हो जाएगा? वोल्ट मीटर। अगर इसे सिंबल से दर्शाया जाएगा तो N प्रति C लिखा जाएगा और V प्रति C लिखा जाएगा, यानी V/M लिखा जाएगा। ठीक है, ये हो गया सेकेंड फॉर्मूला। थर्ड फॉर्मूले पे आते हैं। थर्ड फॉर्मूला है बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब देखो, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता चाहे बिंदु आवेश के कारण पूछा जाए या अच्छी स्थिति पर पूछा जाए या निरक्षी स्थिति पर पूछा जाए, अगर आप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल रहे हो तो उसका मात्रक यही होने वाला है, न्यूटन प्रति कूलॉम या वोल्ट मीटर ही होगा। ये डिपेंड नहीं करता कि आप किसका निकाल रहे हैं, बस आपको ये देखना है कि अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यानी कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल रहे हो तो वहां पे मात्रक सबके समान होंगे। चाहे आप किसी पॉइंट चार्ज के कारण निकालिए यानी बिंदु आवेश के कारण निकालिए, चाहे आप अच्छी स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए, चाहे आप निरक्षी स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए, फॉर्मूले भले अलग होंगे लेकिन इनकी यूनिट्स बिल्कुल सेम होने वाली है। ठीक है, तो थर्ड फॉर्मूला क्या है? बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो फॉर्मूला होगा ये हो जाएगा E = 1/4πε0 Q/r²। ठीक है, यहाँ पे 1/4πε0 जो होता है इसका एक मान होता है और इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 9 × 10⁻9 होता है। इसको याद रखिएगा, न्यूमेरिकल लगाते वक्त आपको यूज में इसको लेना पड़ेगा। ठीक है, क्यों? यहाँ पे आवेश हो जाएगा, r² जो है ये दूरी को बताएगा। इसका मात्रक बिल्कुल आपके वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के मात्रक के जैसा ही होगा, क्योंकि हम पॉइंट चार्ज के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल रहे हैं तो मात्रक भी सेम होगा। मात्रक हो जाएगा न्यूटन प्रति कूलॉम या वोल्ट मीटर। ठीक है, पहले इन 3 फॉर्मूले का आप मात्रक के साथ स्क्रीनशॉट कीजिए, फिर आगे के फॉर्मूले देखते हैं। तो अगला फॉर्मूला क्या होगा? चौथा फॉर्मूला आपका है अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करना। अब इसमें भी आप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ही निकाल रहे हैं तो मात्रक तो पहले ही वही रहेगा जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक था, यानी न्यूटन प्रति कूलॉम या वोल्ट मीटर इसका मात्रक होने वाला है। ठीक है, फॉर्मूला क्या हो जाएगा? अच्छी स्थिति में जब भी आप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे तो इसका फॉर्मूला होता है E = 1/4πε0 2 × P/r³। अब यहाँ पे r³ तो दूरी हो जाएगी, लेकिन P क्या होता है? तो P आपका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है। ठीक है, आप लिख लीजिएगा
P इक्वल टू वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है, यानी अगर आपको न्यूमेरिकल में पूछेगा तो आप बड़े आसानी से कर ले जाएंगे कि P यहाँ पे क्या है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है। R यहाँ पे दूरी हो जाएगी, E आपकी अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को दर्शा रहा है। ठीक है, पांचवें फॉर्मूले पे आते हैं। पांचवा फॉर्मूला आपका क्या है इस चैप्टर से, निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला क्या हो जाएगा। अच्छी स्थिति में जो फॉर्मूला है उसी फॉर्मूले को अगर आप जो यहाँ पे P के साथ यानी वैद्युत द्विध्रुव के आगे 2 का गुणा कर रहे हैं, इसको हटा देंगे तो ये पूरा फॉर्मूला जो है ये निरक्षीय स्थिति के लिए बन जाएगा। यानी फॉर्मूला हो जाएगा E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपान आर क्यूब। ये हो गया निरक्षीय स्थिति पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला। अब इसका भी मात्रक सेम न्यूटन प्रति कूलम या वोल्ट मीटर ही होगा, क्योंकि हम इसमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ही निकाल रहे हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ। छठवां फॉर्मूला आपका आ जाएगा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, तो इसको पहली बात P से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका फॉर्मूला होता है Q इंटू 2L, जहां पे ये 2L क्या होता है, ये 2L आपकी सूक्ष्मतम दूरी हो जाएगी। आप लिख लीजिएगा 2L इक्वल टू सूक्ष्मतम दूरी। ठीक है, यानी कि बहुत छोटी सी जो दूरी चली जाएगी उसको 2L से लिखा जाएगा। उसके बाद क्यों आपको पता है आवेश होगा, P आपका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है। अब इसकी मात्रक यानी कि यूनिट क्या हो जाएगी, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P का मात्रक होता है कूलम प्रति मीटर। इसको आप सिंबल से लिखेंगे तो C अपान M भी लिख सकते हैं। ठीक है, अगला फॉर्मूला है आपका फॉर्मूला नंबर 7, जिसमें आपको क्या निकालना है, द्विध्रुव पर लगने वाले बल आघूर्ण टाउ का फॉर्मूला क्या होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि द्विध्रुव पर लगने वाले बल आघूर्ण टाउ का फॉर्मूला निकालिए, तो टाउ का फॉर्मूला होता है P इंटू E इंटू साइन थीटा। ठीक है, ये नॉर्मल फॉर्मूला है जब आपको केवल बल आघूर्ण निकालने को बोला जाएगा। लेकिन अगर यहीं पे आपको अधिकतम बल आघूर्ण पूछा जाए यानी टाउ मैक्सिमम निकालने को बोल दिया जाए, तो आप कैसे निकालेंगे। टाउ मैक्सिमम कैसे निकलेगा, अगर साइन थीटा का मान यानी थीटा का मान 90 डिग्री रख दोगे, अगर थीटा का मान इसी फॉर्मूले में 90 डिग्री रख देंगे तो साइन 90 का मान 1 होता है, यानी कि टाउ मैक्सिमम का फॉर्मूला हो जाएगा केवल P इंटू E। ठीक है, ये फॉर्मूला भी याद रखिएगा। ये फॉर्मूला आपके यूज में तब आएगा जब आपको अधिकतम बल आघूर्ण निकालने को बोला जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, E आपकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, P आपका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है। क्लियर, ये हो गए 7 फॉर्मूले। अब 7वां जो फॉर्मूला है यानी द्विध्रुव पर लगने वाले बल आघूर्ण टाउ का मात्रक क्या हो जाएगा, तो इसका मात्रक होगा न्यूटन मीटर या एक और मात्रक होता है जूल। ठीक है, 2 मात्रक याद रखेंगे, एक हो जाएगा न्यूटन मीटर, दूसरा हो जाएगा जूल। क्लियर, ये स्क्रीनशॉट कीजिए, फिर आगे फॉर्मूले देखते हैं। तो अगला फॉर्मूला क्या है, 8वां फॉर्मूला आप लिखेंगे अनंत लंबाई के तार के कारण या तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब यहाँ पे भी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको निकालनी है, यानी यहाँ पे भी मात्रक क्या होगा, बिल्कुल सेम होने वाला है। तो इसका मात्रक सबसे पहले देख लेते हैं, जो कि होगा न्यूटन प्रति कूलम या वोल्ट प्रति मीटर होता है। ठीक है, जो भी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता से रिलेटेड जितने भी फॉर्मूले निकाले जा रहे हैं उन सभी के मात्रक बिल्कुल समान होने वाले हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता से। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अगर आपको अनंत लंबाई के तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी होगी तो इसका फॉर्मूला लगाएंगे E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 इंटू लेमडा अपान आर। ठीक है, अब यहाँ पे लेमडा क्या होता है, तो लेमडा लिख लीजिएगा तरंग दैर्घ्य होता है, आर यहाँ पे दूरी को दर्शाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक कांस्टेंट नियतांक होता है जिसका वैल्यू होगा 9 इंटू 10⁹। ठीक है, E यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को बताएगा। क्लियर, ये हो गया 8वां फॉर्मूला। अब आते हैं अगले फॉर्मूले पर, जो कि है गॉस के प्रमेय का फॉर्मूला। अब गॉस के प्रमेय का 2 अनुप्रयोग होता है, उसका डेरिवेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उससे न्यूमेरिकल कभी कभार पूछा जाता है। ठीक है, ज्यादातर फॉर्मूले आपके गॉस के प्रमेय के पूछे जाएंगे या इस फॉर्मूले पर आपके न्यूमेरिकल बनेंगे। अब एक बात याद रखिएगा, गॉस के प्रमेय का जो फॉर्मूला है इसका जो मात्रक होता है वो वैद्युत फ्लक्स के मात्रक के समान होता है। क्यों, क्योंकि फाई ई जो है गॉस के प्रमेय में ये वैद्युत फ्लक्स को बताता है। अब ये गॉस प्रमेय क्या करता है, आवेश Q
और फाई ई के बीच का संबंध है, ठीक है, आवेश Q और वैद्युत फ्लक्स के बीच का संबंध है, इसीलिए जो वैद्युत फ्लक्स का मात्रक होगा वही गॉस प्रमेय का मात्रक होगा। क्लियर, दोनों की यूनिट सेम होती है। सबसे पहले गॉस प्रमेय का फॉर्मूला हो जाएगा फाई ई इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पे फाई ई क्या है तो लिख लीजिएगा, फाई ई होता है वैद्युत फ्लक्स, ठीक है, वहीं पे क्यू आपका आवेश को रिप्रेजेंट करेगा, एप्सिलॉन नॉट क्या होता है तो ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निर्वात में वैद्युतशीलता को बताता है, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट क्या होता है तो लिख लीजिएगा, निर्वात में वैद्युतशीलता को एप्सिलॉन नॉट से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये हो गया गॉस प्रमेय का फॉर्मूला। अब इसकी यूनिट क्या लिखेंगे, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, ये हो गया। या एक और मात्रक इसका होता है कूलम मीटर। ये दोनों मात्रक आपको याद होने चाहिए। गॉस प्रमेय के दो मात्रक, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, दूसरा है वोल्ट मीटर। क्लियर। अब आते हैं इस चैप्टर के आखिरी फॉर्मूले पर, जो कि है फॉर्मूला नंबर 10, और ये फॉर्मूला वैद्युत फ्लक्स से रिलेटेड है। वैद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला हो जाता है फाई ई इक्वल टू ई इंटू ए, ठीक है। ये नीचे वाला जो फॉर्मूला है ये वैद्युत फ्लक्स का मेन फॉर्मूला है। अब कभी कभी जब यहाँ पे थीटा कोण दिया जाता है तो हम इसी फॉर्मूले को फाई ई इक्वल टू ई इंटू ए इंटू कॉस थीटा के फॉर्म में भी लिख देते हैं, ठीक है। तो ये दोनों फॉर्मूला आप याद रखेंगे। मेन फॉर्मूला आप याद रखेंगे फाई ई इक्वल टू कैपिटल ई इंटू ए, ठीक है। अब यहाँ पे फाई ई क्या है तो वैद्युत फ्लक्स को बताएगा, कैपिटल ई आपका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को बताएगा, ए आपका क्षेत्रफल हो जाता है। क्लियर। अब इसका मात्रक वही होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम या वोल्ट मीटर। पहले ही हमने बता दिया, जो भी वैद्युत फ्लक्स का मात्रक होता है वही गॉस प्रमेय का मात्रक भी होता है। तो ये चैप्टर 1 के टोटल 10 फॉर्मूले आपको एग्जैक्ट यूनिट के साथ याद होगा, तब आपको चैप्टर 1 से रिलेटेड जितने भी टाइप के न्यूमेरिकल बनेंगे वो सभी न्यूमेरिकल आप कर पाओगे। अब आपको अगर ये फॉर्मूले याद हो जाएंगे तो आप कोई भी न्यूमेरिकल आराम से लगा सकते हैं, ठीक है। ये स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर चैप्टर 2 के जितने फॉर्मूले हैं वो देखेंगे। तो अब देखते हैं कि चैप्टर नंबर 2 क्या है और इसके कौन कौन से फॉर्मूले हैं जिससे ज्यादातर न्यूमेरिकल बनते हैं। इस चैप्टर में कई सारे फॉर्मूले हैं, लेकिन आपको केवल वही फॉर्मूले याद करने होंगे जिस फॉर्मूले से ज्यादातर न्यूमेरिकल या डेरिवेशन पूछे जाते हैं, ठीक है। सबसे पहली बात तो चैप्टर का नाम क्या है। चैप्टर का नाम है वैद्युत विभव तथा आवेश। इसको स्थिर वैद्युत विभव तथा आवेश भी बोला जाता है, ठीक है। पहला फॉर्मूला हो जाएगा वैद्युत विभव का फॉर्मूला। वैद्युत विभव का फॉर्मूला क्या होता है तो V इक्वल टू कैपिटल W अपान Q नॉट। अब यहाँ पे V जो है ये वैद्युत विभव को बताएगा, कैपिटल W आपके कार्य को बताता है, और Q नॉट जो है ये धन परीक्षण आवेश को बता देता है, ठीक है। अब इसकी यूनिट देख लेते हैं, इसका मात्रक क्या होता है। वैद्युत विभव का मात्रक होगा जूल प्रति कूलम, या एक और मात्रक होता है वोल्ट, ठीक है। दोनों मात्रक याद रखेंगे, जूल प्रति कूलम या वोल्ट इसका मात्रक हो जाएगा। सेकेंड फॉर्मूले पर आते हैं। सेकेंड फॉर्मूला हो जाएगा विभवांतर का फॉर्मूला। ये फॉर्मूला बिल्कुल वैद्युत विभव के जैसा होता है। हमने आपको लेक्चर में बता रखा है कि इनके फॉर्मूले बिल्कुल सेम होते हैं, मात्रक, इकाई और कह सकते हैं जो राशियां हैं वो भी बिल्कुल सेम होती हैं। तो जो वैद्युत विभव का मात्रक होगा वही विभवांतर का मात्रक भी होता है, ठीक है। तो विभवांतर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसमें हम क्या करते हैं VA माइनस VB करते हैं, यानी दो विभव आपको दिया जाएगा, उन दोनों विभव को घटाएंगे, उनका जो अंतर निकलेगा वही आपका विभवांतर आएगा, ठीक है। तो VA माइनस VB इक्वल टू कैपिटल W अपान Q नॉट हो जाएगा, जहां पे VA जो होगा ये A पॉइंट का विभव होगा, VB जो होगा ये B पॉइंट का विभव होगा, और W आपको पता है, अभी हमने बताया आपको कार्य होता है, Q नॉट धन परीक्षण आवेश होता है, ठीक है। ये हो गया विभवांतर का फॉर्मूला। इसका भी यूनिट बिल्कुल सेम होने वाला है, तो लिखेंगे जूल प्रति कूलम या वोल्ट। आगे की जो यूनिट्स है वो भी सेम होने वाले हैं, ठीक है। देखो जितनी भी यूनिट एक जैसे हैं, यानी एक समान जितने भी मात्रक होते हैं उन सभी मात्रक को हमने एक साथ रखा है ताकि आपको याद करने में आसानी हो, ठीक है। ऐसे फॉर्मूले हमने लिए हैं जिनकी मात्रकें समान होती हैं, फॉर्मूले भले ही अलग है लेकिन यूनिट्स इनके सेम है, ठीक है।
तो थर्ड फॉर्मूला क्या हो जाएगा, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव का फॉर्मूला। अब बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव निकाल रहे हैं, तो विभव जब भी निकाला जाएगा तो उसका मात्रक विभव वाला ही लगेगा, ठीक है। तो फॉर्मूला सबसे पहले क्या हो जाएगा, V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R स्क्वायर। अब V आपको बता दिया गया है, वैद्युत विभव को दर्शाएगा। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक कांस्टेंट वैल्यू होता है, Q आवेश होता है और R दूरी को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। इसकी भी यूनिट वही होगी, जूल प्रति कूलम या वोल्ट, क्योंकि हम इसमें भी वैद्युत विभव ही निकाल रहे हैं, ठीक है। चौथा फॉर्मूला हो जाएगा अच्छी स्थिति में वैद्युत विभव का फॉर्मूला। अब इसकी भी यूनिट सेम होगी, ये डिपेंड नहीं करता कि आप अच्छी स्थिति पर निकाल रहे हो, बिंदु आवेश के कारण निकाल रहे हो या निरक्षी स्थिति पर विभव निकाल रहे हो। अगर वैद्युत विभव निकाला जा रहा है तो उसका मात्रक सेम रहेगा, क्लियर। अब देखो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अच्छी स्थिति में जब भी वैद्युत विभव निकाला जाएगा तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपान R स्क्वायर। यहाँ पे P जो होगा ये वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को बताता है, हमने आपको चैप्टर 1 के फॉर्मूले में बताया था, ठीक है। R स्क्वायर दूरी को बताएगा, V विभव को बताएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक कांस्टेंट वैल्यू होती है। इसका भी मात्रक सेम होगा, जूल प्रति कूलम या वोल्ट। आखिरी फॉर्मूला देखेंगे जो कि फॉर्मूला नंबर 5, उसके बाद आगे फॉर्मूले देखेंगे, ठीक है। फॉर्मूला 5 क्या है कि निरक्षी स्थिति में वैद्युत विभव कैसे निकाला जाए। निरक्षी स्थिति में वैद्युत विभव का जो मान आता है वो 0 आ जाता है, यानी विभव V इक्वल टू 0 आप याद रखेंगे, ठीक है। इसका भी मात्रक सेम होगा, जूल प्रति कूलम या वोल्ट। इन सब का मात्रक एक सेम है तो आपको याद करने में आसानी होगी। यानी यहाँ पे जितने फॉर्मूले लिखवाए गए हैं इन सब में से अगर आपको केवल एक का मात्रक याद हो जाएगा तो सभी फॉर्मूले का मात्रक आपको याद हो जाएगा, क्लियर। पहले ये चैप्टर के 5 फॉर्मूले का स्क्रीनशॉट कीजिए, फिर आगे के फॉर्मूले देखते हैं। तो अगला फॉर्मूला क्या हो जाएगा, छठवां फॉर्मूला हो जाएगा विभव प्रवणता का फॉर्मूला। विभव प्रवणता को कैपिटल E से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है माइनस डेल्टा V अपान डेल्टा एक्स। अब यहाँ पे डेल्टा V क्या होता है तो लिख लीजिएगा, डेल्टा V जो होगा ये विभव में परिवर्तन को बताएगा, ठीक है। लिखेंगे डेल्टा V इक्वल टू विभव में परिवर्तन, ठीक है, बटे डेल x जो लिखा है ये बताता है दूरी में परिवर्तन को, ठीक है। तो कैपिटल E हो जाएगा विभव प्रवणता, डेल्टा V हो जाएगा विभव में परिवर्तन और डेल्टा x जो हो जाएगा ये हो जाएगा एक दूरी में परिवर्तन, ठीक है। दूरी में परिवर्तन को डेल्टा x से रिप्रेजेंट किया जाएगा, विभव में परिवर्तन को डेल्टा V से रिप्रेजेंट किया जाएगा। अब विभव प्रवणता की यूनिट क्या हो जाती है, इसका मात्रक क्या हो जाएगा, तो मात्रक याद रखेंगे न्यूटन प्रति कूलम होता है या वोल्ट प्रति मीटर भी हो जाता है। दो मात्रक इसके याद रखेंगे, न्यूटन प्रति कूलम या वोल्ट प्रति मीटर, ठीक है। अगला फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अगला फॉर्मूला है एक समान वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य, यानी कैपिटल W आपको निकालना है। तो कैपिटल W इक्वल टू होगा P इंटू E इंटू कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2, ठीक है। अब यहाँ पे P क्या है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होगा, E आपका क्या है, वैद्युत क्षेत्र को रिप्रेजेंट करेगा, कैपिटल W बता दिया द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य W को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अब जब द्विध्रुव को घुमाया जाएगा तो उसमें दो कोण बनेंगे, एक बनेगा cos थीटा 1 और दूसरा बनेगा cos थीटा 2। इन दोनों को घटाएंगे तब जाके आपका P इंटू E के साथ गुणा करने के बाद कार्य निकल जाता है, ठीक है। अभी केवल फॉर्मूले याद रखिएगा, कैपिटल W इक्वल टू P इंटू E cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2, ठीक है। इसका मात्रक क्या हो जाएगा, अब चूंकि इसमें निकाल के आ रहे हैं हम कार्य, कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल होता है। आपको याद होगा क्लास 8-9 का टॉपिक है। तो कहीं भी अगर आप कार्य निकाल रहे हो, चाहे वो ऊर्जा के फॉर्म में निकालिए चाहे वो कार्य के फॉर्म में निकालिए, उसका मात्रक जूल ही होगा, क्लियर। आगे के फॉर्मूले क्या है, अगला फॉर्मूला है वैद्युत धारिता का फॉर्मूला। वैद्युत धारिता C इक्वल टू Q अपान V होता है, जहां पे C जो है ये धारिता को बताएगा और Q जो है आवेश को बताता है, V जो है ये विभव को या वोल्टता को बताता है, क्लियर। ये फॉर्मूला क्लियर हो गया। अब इसका मात्रक क्या लिखेंगे, कहीं भी अगर धारिता पूछा जाएगा
चाहे वो विलगित गोली चालक के लिए हो या वैद्युत धारिता के लिए हो, अगर आप धारिता C निकाल रहे हैं तो इसका मात्रक हमेशा फैराड होता है, यानी F होता है, या इसी फैराड को कूलाम प्रति वोल्ट भी लिखा जाता है, ठीक है, यानी C/V भी लिखा जाता है। ये दोनों मात्रक आपको याद होने चाहिए। अगला फॉर्मूला क्या है? विलगित गोली चालक की धारिता। विलगित गोली चालक की धारिता को भी हम C से निकालेंगे, तो इसका भी मात्रक बिल्कुल वैद्युत धारिता के मात्रक के समान ही होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भी हम धारिता C निकाल रहे थे और वैद्युत धारिता के मामले में भी हम C निकाल रहे हैं। क्लियर? सबसे पहले विलगित गोली चालक की धारिता का फॉर्मूला होता क्या है? तो C = 4πε0 × R होता है। अब यहाँ पे ये R हो जाएगी दूरी, ε0 निर्वात की वैद्युतशीलता होती है, 4π एक कांस्टेंट राशि होगी और C आपको पता है धारिता को रिप्रेजेंट करेगा, वो भी किसके? तो विलगित गोली चालक के धारिता को रिप्रेजेंट करेगा। इसका भी यूनिट क्या हो जाएगा? फैराड हो जाएगा, या आप कूलाम प्रति वोल्ट भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये 9 फॉर्मूले इस चैप्टर के हो गए। अभी और भी फॉर्मूले हैं, क्योंकि चैप्टर नंबर 2 में सबसे ज्यादा फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा चैप्टर 2 से न्यूमेरिकल बनने के चांसेस होते हैं। तो ये 9 फॉर्मूला पहले स्क्रीनशॉट कीजिए, फिर आगे के फॉर्मूले लिखवाते हैं। तो 10वां फॉर्मूला क्या है? और 10वें फॉर्मूला जो है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। टोटल इस चैप्टर में 13 फॉर्मूले हैं। सबसे पहले 10वें फॉर्मूले को देखते हैं। आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा अगर आपको निकालने को बोला जाए तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? इसके 2 फॉर्मूले होते हैं, दोनों फॉर्मूले आपको एग्जैक्ट याद होने चाहिए। पहला फॉर्मूला होगा U = 1/2 × C × V², ठीक है, यानी U यहाँ पे क्या होगा? स्थितिज ऊर्जा, 1/2 एक कांस्टेंट वैल्यू है, C यहाँ पे प्रकाश की चाल को बताएगा, V यहाँ पे विभव या वोल्टता को बताता है। क्लियर? उसके बाद इसका सेकंड फॉर्मूला आपको याद रखना है, U = 1/2 या Q की पावर 2/C भी लिखा जा सकता है। तो चाहे ये फॉर्मूला हो या ये फॉर्मूला हो, ये दोनों ही फॉर्मूले आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला है, ठीक है। इन दोनों फॉर्मूले पर न्यूमेरिकल ज्यादातर पूछे जाते हैं। इसका मात्रक क्या हो जाएगा? चूंकि हमने बताया कार्य हो या स्थितिज ऊर्जा हो, दोनों का मात्रक जूल में लिया जाता है या जूल में मापा जाता है, तो इसका मात्रक भी जूल हो जाएगा। क्लियर? अगला फॉर्मूला क्या है? तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता C का फॉर्मूला क्या होता है? तो धारिता C निकाला जाएगा, तो इसका भी मात्रक धारिता वाले मात्रक के जैसा ही होगा। तो सबसे पहले फॉर्मूला देख लेते हैं। फॉर्मूला हो जाएगा C = ε0 × A/D, ठीक है, जहां पे ε0 निर्वात की वैद्युतशीलता को रिप्रेजेंट करेगा, A क्षेत्रफल को रिप्रेजेंट करेगा, D जो है यहाँ पे D दूरी को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, और C जो है ये समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता को रिप्रेजेंट करेगा। अब इसका मात्रक भी क्या हो जाएगा? फैराड या कूलाम प्रति क्या हो जाएगा? या इसका मात्रक फैराड लिख सकते हैं, या कूलाम प्रति मीटर, या कह सकते हैं कूलाम प्रति वोल्ट भी लिखा जा सकता है, ठीक है। फैराड लिख लीजिए या कूलाम प्रति वोल्ट भी इसका मात्रक हो जाएगा। अब आगे अगला फॉर्मूला क्या है? संधारित्र की संयोजन से रिलेटेड फॉर्मूला है, ठीक है। 12वें फॉर्मूले में आपको 2 फॉर्मूला पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि संधारित्र का संयोजन 2 प्रकार से किया जाता है, एक श्रेणी क्रम में और दूसरा समांतर क्रम में, ठीक है। तो श्रेणी क्रम में जब भी संधारित्र का संयोजन होगा तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 1/C = 1/C1 + 1/C2 + 1/C3, ऐसे करके जितने भी धारिताएं दी गई होंगी सभी धारिताओं को आप जोड़ देंगे तो ये श्रेणी क्रम का फॉर्मूला बन जाएगा, यानी संधारित्र के श्रेणी क्रम का फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद सेकंड फॉर्मूला देखेंगे, संधारित्र के समांतर क्रम का फॉर्मूला। अब संधारित्र के समांतर क्रम का जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला भी बिल्कुल श्रेणी क्रम के जैसे ही होगा, बस यहाँ पे 1/, जो हमने लिखा है ये हटा के केवल C = C1 + C2 + C3 करके जोड़ते चले जाएंगे। जितनी भी धारिताएं आगे दी जाएंगी, चाहे C1 हो, C2 हो, C3 हो या C4 हो, सभी धारिताओं को जोड़कर आप समांतर क्रम श्रेणी में संधारित्र के संयोजन का मान निकाल सकते हैं, ठीक है, यानी पूरा धारिता क्या होगा? उस C का मान निकाल सकते हैं। अब संधारित्र के संयोजन से रिलेटेड ये जो
श्रेणी क्रम और समांतर क्रम का फॉर्मूला हमने बताया है, इन दोनों फॉर्मूले के कोई भी मात्रक आपसे नहीं पूछे जाएंगे, तो इन दोनों फॉर्मूले का मात्रक आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब आखिरी फॉर्मूला इस चैप्टर का देख लेते हैं। इस चैप्टर का जो ये आखिरी फॉर्मूला है, इससे भी कई सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, 13वां फॉर्मूला हो जाता है ऊर्जा घनत्व का फॉर्मूला। ऊर्जा घनत्व का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, U = 1/2 इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू E⁻², यानी E²। ठीक है, ये फॉर्मूला याद रखिएगा, इस फॉर्मूले पर न्यूमेरिकल कई सारे पूछे गए हैं। इसका मात्रक क्या हो जाएगा, तो जूल प्रति घन मीटर लिख सकते हैं, या इसको J/m³ भी लिखा जा सकता, सॉरी m³ भी लिखा जाएगा क्योंकि घन है ना। ठीक है, तो ये हो गया ऊर्जा घनत्व और उसका मात्रक। ये 13 फॉर्मूले अगर आप याद करके अब इस चैप्टर के न्यूमेरिकल को लगाओगे तो इस चैप्टर के न्यूमेरिकल आपसे बनेंगे। ठीक है, लेकिन जितने भी हमने आपको बताए हैं, वैल्यू किसको क्या पढ़ा जाएगा, क्यू को क्या पढ़ेंगे, सी को क्या पढ़ेंगे, ये सब आपको लिखना पड़ेगा, तभी जाके आपको पता चलेगा कि न्यूमेरिकल में अगर धारिता दी गई है तो उसको सी से दर्शाना है। ठीक है, ये स्क्रीनशॉट कीजिए, फिर चैप्टर नंबर 3 के जितने फॉर्मूले हैं वो देखेंगे। तो अब तीसरे चैप्टर का सभी फॉर्मूले देखेंगे। तीसरे चैप्टर में उतना फॉर्मूला नहीं है, बस केवल 6 फॉर्मूले आपको याद करने हैं, क्योंकि इन 6 फॉर्मूले से इस चैप्टर से ज्यादातर न्यूमेरिकल पूछे जा चुके हैं। ठीक है, सबसे पहले चैप्टर का नाम क्या है, तो वैद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर का नाम है। पहला फॉर्मूला आपको याद करना होगा वैद्युत धारा का फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है, I = Q/T। ठीक है, Q यहाँ पे आवेश होगा, T यहाँ पे समय होगा और I यहाँ पे वैद्युत धारा को रिप्रेजेंट करेगा। अब इसी से एक फॉर्मूला आप और बना सकते हैं। Q का फॉर्मूला होता है Q यानी आवेश = आप लिख सकते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि N × E भी लिखा जाता है, यानी आवेश Q का एक फॉर्मूला होता है N × E। ठीक है, जहां पे N क्या बताता है, इलेक्ट्रॉन की संख्या को बताता है और E यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब अगर हम चाहें तो I = Q/T के जगह अगर हम Q का मान रख दें तो यही फॉर्मूला चेंज हो जाएगा I = N × E/T में। तो ये दोनों ही फॉर्मूला वैद्युत धारा का होता है। ये दोनों फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, I = Q/T और I = N × E/T। ठीक है, ये दोनों फॉर्मूला आप याद कर लीजिएगा। अब इस फॉर्मूले का मात्रक क्या हो जाएगा, वैद्युत धारा को हम एम्पीयर से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसका मात्रक या यूनिट एम्पीयर हो जाएगा, या इसको ए से भी लिखा जाता है। ठीक है, सेकेंड फॉर्मूला इस चैप्टर का क्या है, वैद्युत धारा तथा अनुगमन वेग VD में संबंध बताइए। ये फॉर्मूले से ज्यादातर डेरिवेशंस पूछे जाते हैं। ठीक है, लेकिन कभी कभी आपको अगर वैद्युत धारा और अनुगमन वेग में संबंध से रिलेटेड न्यूमेरिकल पूछ लिया जाए तो आप ये फॉर्मूला लगा सकते हैं I = N × E × A × VD। ठीक है, अब यहाँ पे आप चाहें तो इसी फॉर्मूले को एक प्रकार से और लिख सकते हैं, जो कि क्या होगा, I = Q × A × VD। अब कैसे Q लिखा जाएगा, तो अभी हमने आपको फॉर्मूला बताया है, Q का फॉर्मूला होता है N × E। ठीक है, यानी जहां जहां आपको फॉर्मूले में N × E दिख रहा है आप वहां पे Q लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपको बस यही फॉर्मूला याद रखना है क्योंकि इसी फॉर्मूले पर ज्यादातर न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, तो इसको सेकंड फॉर्मूले में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे I क्या होगा, तो ये धारा को बताएगा, N × E A आवेश को बताएगा और A आपका क्या होगा, क्षेत्रफल हो जाएगा। VD क्या होता है, तो लिख लीजिएगा VD को अनुगमन वेग कहते हैं। क्लियर, ये हो गया वैद्युत धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध या रिलेशन का फॉर्मूला। अब इसका मात्रक क्या लिख सकते हैं, इसका मात्रक भी एम्पीयर लिखा जाता है या कूलाम प्रति सेकंड भी लिखा जाता है। ठीक है, मेन आपको याद रखना है कूलाम प्रति सेकंड का, एम्पीयर नहीं याद रखेंगे तो भी चल जाएगा, या एम्पीयर को हटा ही देते हैं, हम केवल कूलाम प्रति सेकंड लेके चलते हैं। ठीक है, तो जब भी वैद्युत धारा और अनुगमन वेग में संबंध का मात्रक पूछा जाएगा, वैसे पूछा तो नहीं जाता, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए तो आप इसका आंसर कूलाम प्रति सेकंड में दीजिएगा। ठीक है, थर्ड फॉर्मूला आपका क्या आता है, धारा घनत्व तथा अनुगमन वेग में संबंध। धारा घनत्व को सबसे पहले तो J से रिप्रेजेंट करते हैं, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, J =
N इंटू ई इंटू वी डी। अब आप इसी फॉर्मूले को लिख सकते हैं J इक्वल टू क्यू इंटू वी डी। कैसे? क्योंकि हमने अभी बताया क्यू का फॉर्मूला क्या है, N इंटू ई, यानी जहां पे N इंटू ई है यहां पे आप क्यू भी लिख सकते हैं, लेकिन केवल आपको यही फॉर्मूला याद रखना है, J इक्वल टू N इंटू ई इंटू वी डी। ठीक है। अब यहाँ पे J धारा घनत्व को रिप्रेजेंट करेगा, N आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को बताएगा, E आपका इलेक्ट्रॉन होता है और Vd आपका अनुगमन वेग होता है। क्लियर? ये फॉर्मूला क्लियर हो गया। अब इसका मात्रक भी आप क्या लिखेंगे, एम्पीयर प्रति मीटर स्क्वायर इसका मात्रक हो जाता है। यानी धारा घनत्व और अनुगमन वेग में जो रिलेशन है उसका यूनिट क्या होगा, एम्पीयर प्रति मीटर स्क्वायर। क्लियर हो गया। अब देखते हैं चौथा फॉर्मूला क्या है। इस चैप्टर में टोटल 6 फॉर्मूले आपको पढ़ने हैं। चौथा फॉर्मूला है वैद्युत ऊर्जा का फॉर्मूला, इलेक्ट्रिक कह सकते हैं पावर या ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होगा। तो वर्ग का फॉर्मूला क्या हो जाता है, W इक्वल टू V इंटू Q होगा। अरे वैद्युत ऊर्जा के लिए वर्ग का फॉर्मूला V इक्वल टू Q होता है। ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज और याद रखिएगा, आवेश को हम I इंटू टी भी लिख सकते हैं। धारा I और समय के गुणनफल को ही आवेश कहा जाता है। ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे Q का फॉर्मूला लगाएं, I इंटू टी होता है, तो हम यहाँ पे अगर कैपिटल W इक्वल टू V इंटू क्यू लिखा है, अगर यहाँ पे Q का मान रख दे तो यही फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, कैपिटल W इक्वल टू V इंटू I इंटू टी में कन्वर्ट हो जाएगा। I इंटू टी में इसलिए कन्वर्ट हुआ है क्योंकि Q का फॉर्मूला होता है I इंटू टी। तो जहां पे Q था वहां पे हमने I इंटू टी से गुणा कर दिया है। ये दोनों फॉर्मूले वैद्युत ऊर्जा के हैं और दोनों फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। ठीक है। V यहाँ पे विभव को बताएगा, कैपिटल W वर्ग को या कह सकते हैं ऊर्जा को बता रहा है, क्यों आवेश को बता रहा है। ठीक है। क्लियर हो गया। यहाँ पे I जो है धारा है, T जो है समय है। ये सारी चीजें आपको लिखनी होगी, तभी आपको न्यूमेरिकल में क्या चीजें क्या पढ़ी जाएंगी ये पता रहेगा। ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम वर्ग निकाल रहे हैं, ऊर्जा को W से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो क्या ऊर्जा या कार्य का जो फॉर्मूला होगा जो कार्य या ऊर्जा का मात्रक होगा वो क्या जूल में रिप्रेजेंट किया जाएगा, तो इसका मात्रक भी क्या हो जाएगा, जूल हो जाएगा। क्लियर। ये चारों फॉर्मूले का पहले स्क्रीनशॉट कीजिए, फिर इस चैप्टर के 2 और फॉर्मूले हैं उसको भी देख लेते हैं। तो आखिरी के 2 फॉर्मूले क्या होंगे, पांचवा फॉर्मूला आपका हो जाएगा वैद्युत ऊर्जा का फॉर्मूला, वैद्युत शक्ति का फॉर्मूला, यानी कि पावर का फॉर्मूला क्या होता है। अब पावर का फॉर्मूला हो जाएगा P इक्वल टू कैपिटल W अपॉन टी। ठीक है। ये पहला फॉर्मूला बेसिक फॉर्मूला है जो ज्यादातर यूज होता है, लेकिन कभी कभी यहाँ पे आपसे वोल्टता और I के संबंध के अकॉर्डिंग पावर का फॉर्मूला पूछ लेता है, तो अब आप कैसे निकालेंगे। अब ध्यान से देखिएगा, W जो है यानी कार्य जो है, इसका एक फॉर्मूला होता है विभव V इंटू धारा I इंटू समय T का फॉर्मूला, यानी कार्य इक्वल टू आप लिख सकते हैं विभव V गुणे धारा I गुणे समय। ठीक है। अब अगर हम कैपिटल W के जगह V इंटू I इंटू टी को पुट कर दें तो क्या ये फॉर्मूला हो जाएगा P इक्वल टू V इंटू I इंटू टी। ये W का मान हमें रख दिया और पहले से नीचे T लिखा हुआ था, बटे में T पहले से था, तो ये T से T यानी समय से समय कट जाएगा, तो हमारे पास P इक्वल टू V इंटू I बच जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे 2 फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, जब आपको कार्य दिया जाए और समय दिया जाए और आपसे शक्ति निकलवाया जाए तो P इक्वल टू कैपिटल W अपॉन टी का फॉर्मूला लगेगा। जब आपको विभव V और धारा I दिया जाए और आपसे शक्ति निकलवाया जाए यानी पावर निकलवाया जाए तो P का फॉर्मूला लगेगा P इक्वल टू V इंटू I। क्लियर। ये दोनों फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। यहाँ पे कैपिटल W कार्य है, T समय होगा, P आपको पता है पावर होता है, V यहाँ पे विभव हो जाएगा और I यहाँ पे धारा हो जाएगी। क्लियर हो गया। ये दोनों ही फॉर्मूला वैद्युत शक्ति यानी इलेक्ट्रिक पावर का आपको याद होना चाहिए। अगले फॉर्मूले पे आते हैं। इस चैप्टर का आखिरी फॉर्मूला है व्हीटस्टोन सेतु का फॉर्मूला। इस फॉर्मूले का पहले ही बता दे रहे हैं, कोई मात्रक नहीं होता। अच्छा हाँ, इसके पहले वैद्युत शक्ति का मात्रक याद रख लीजिएगा। वैद्युत शक्ति का यूनिट जो होगा ये इसको हम वाट से लिखते हैं, यानी किससे लिखेंगे, कैपिटल W से।
हिंदी में वाट और ऐसे कैपिटल W से रिप्रेजेंट करेंगे। अब आखिरी फॉर्मूला व्हीटस्टोन सेतु का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, P अपान Q इक्वल टू R अपान S होता है। अब P अपान Q क्या है, R अपान S क्या है, ये चार भुजाएं होती हैं व्हीटस्टोन सेतु के। उन चारों भुजाओं को संतुलन की अवस्था में यानी बराबर बताना पड़ता है। ये आपको टॉपिक जब पढ़ाया जाएगा तब ज्यादा क्लियर होगा। बस अभी ये फॉर्मूला लिख लीजिए, और इस फॉर्मूले का कोई भी यूनिट नहीं होता तो यूनिट लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये हो गए चैप्टर 3 तक के फिजिक्स के इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, ये स्क्रीनशॉट कीजिए। फिर चैप्टर नंबर 4 का इंपॉर्टेंट फॉर्मूला देखते हैं। तो आप देखते हैं कि चैप्टर नंबर 4 का फॉर्मूला क्या है। सबसे पहले चैप्टर नंबर 4 है क्या, तो चैप्टर नंबर 4 है गतिमान, आवेश तथा चुंबकत्व, ठीक है। इस चैप्टर के भी ज्यादा फॉर्मूले आपको याद नहीं करने, मैक्सिमम 7 से 8 फॉर्मूले में ये पूरे चैप्टर के न्यूमेरिकल आपसे हो जाएंगे, ठीक है। पहला फॉर्मूला क्या है, बायो-सेवर्ट का नियम जो होता है इसका फॉर्मूला क्या होगा। बायो-सेवर्ट के नियम का फॉर्मूला होता है डेल्टा बी इक्वल टू म्यू नॉट अपान 4 पाई आई इंटू डेल्टा आई इंटू साइन थीटा अपान आर स्क्वायर। अब सबसे पहले डेल्टा बी क्या है, तो ये चुंबकत्व में परिवर्तन को बताएगा, या बायो-सेवर्ट के नियम को ही डेल्टा बी से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। म्यू नॉट क्या होता है, तो चुंबकत्व में वैद्युतशीलता जैसे होता है निर्वात की वैद्युतशीलता, वैसे चुंबकत्व में वैद्युतशीलता जो होती है या कह सकते हैं चुंबकशीलता, चुंबकशीलता को रिप्रेजेंट किया जाता है म्यू नॉट से। क्लियर, याद रखिएगा एप्सिलॉन नॉट है तो उसको निर्वात की वैद्युतशीलता बोलेंगे, अगर म्यू नॉट है तो उसको निर्वात की चुंबकशीलता बोली जाती है, ठीक है। तो म्यू नॉट चुंबकशीलता को रिप्रेजेंट करेगा। 4 पाई जो है ये एक कांस्टेंट राशि है, नियत राशि है। आई आपका धारा हो जाएगा, डेल्टा आई जो है ये धारा में परिवर्तन को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। साइन थीटा कोण को रिप्रेजेंट करता है, आर स्क्वायर दूरी को रिप्रेजेंट करेगा। ये सभी आपको चीजें लिखनी है, जैसे म्यू नॉट चुंबकशीलता हो जाएगा, डेल्टा बी कर सकते हैं चुंबक में परिवर्तन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो ये पहला फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, बायो-सेवर्ट का फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूले का मात्रक क्या होगा, यूनिट क्या होगा, क्योंकि चुंबकत्व जब भी निकाला जाएगा चुंबक का फॉर्मूला जो भी होगा, चाहे डेल्टा बी से रिप्रेजेंट किया जाए या केवल कैपिटल बी से रिप्रेजेंट किया जाए, उसकी यूनिट हमेशा टेस्ला होती है, ठीक है। टेस्ला को कैपिटल टी से रिप्रेजेंट किया जाएगा। एक और इसकी यूनिट होती है, दूसरी यूनिट याद रखेंगे वेबर मीटर प्रति स्क्वायर, ठीक है, या कह सकते हैं वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। इसको W अपान M स्क्वायर से भी लिखा जाता है। ये दोनों ही मात्रक आपके चुंबक का है, यानी कि बायो-सेवर्ट के नियम के यूनिट्स दिए गए हैं, ठीक है। चुंबक की अगर मात्रक की बात करें, चुंबक का कोई भी फॉर्मूला होगा तो उसका मात्रक केवल टेस्ला लिखा जाएगा। सेकंड फॉर्मूले की बात करते हैं। सेकंड फॉर्मूला बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ज्यादातर इससे डेरिवेशंस आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। म्यू नॉट तथा एप्सिलॉन नॉट में संबंध क्या होता है, म्यू नॉट यहाँ पे चुंबकशीलता है, एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे निर्वात की वैद्युतशीलता है। दोनों में संबंध का रिलेशन का जो फॉर्मूला आता है इसका डेरिवेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, C इक्वल टू 1 अपान रूट में म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। C आपको पता होना चाहिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, C प्रकाश की चाल होगी, ठीक है, और 1 अपान म्यू नॉट जो है ये आपका चुंबकशीलता को रिप्रेजेंट करेगा, और एप्सिलॉन नॉट जो है वैद्युतशीलता को रिप्रेजेंट करेगा। प्रकाश की चाल अगर यहाँ पे C निकाला जा रहा है तो यहाँ पे मात्रक भी हम प्रकाश की चाल का ही लिखेंगे, और प्रकाश की चाल को मीटर प्रति सेकंड में मापा जाता है। तो यानी जो म्यू नॉट तथा एप्सिलॉन नॉट का संबंध होगा, उसके रिलेशन का फॉर्मूला होगा, उसकी यूनिट मीटर प्रति सेकंड हो जाएगी। क्लियर। थर्ड फॉर्मूले पे चलते हैं। तीसरा फॉर्मूला है एम्पीयर के परिपथीय नियम का फॉर्मूला। ये फॉर्मूला भी आपको याद होना चाहिए, जो कि क्या है, इसको पढ़ते हैं कि अगर यहाँ पे इस तरह से समाकलन बना के गोला बना दिया जाए तो इसको बंद पृष्ठ पढ़ा जाता है, ठीक है। तो बंद पृष्ठ B बार इंटू DI बार या DL बार, ठीक है, इक्वल टू म्यू नॉट इंटू I। ये फॉर्मूला किसका हो जाएगा, एम्पीयर की परिपथीय नियम का फॉर्मूला हो जाएगा। अब यहाँ पे ये जो
सिंबल है इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम बंद पृष्ठ को दर्शाने के लिए लिखते हैं। ठीक है, बंद पृष्ठ को जब भी दर्शाना होगा तो पहले हम समाकलन बनाएंगे और इसको जीरो बना देंगे या गोला बना देंगे, तो ये पूरा चिन्ह जो हो जाएगा बंद पृष्ठ का निशान हो जाएगा। ठीक है, बी आपको पता है चुंबक को बताया जाएगा। ये डी आई या डी धारा डी एल जो होगा ये या तो सूक्ष्मतम लंबाई को दर्शाएगा या एल ही है। ठीक है, तो डी एल जो होगा ये सूक्ष्मतम लंबाई को दर्शाएगा। म्यू नॉट आपको पता है चुंबकशीलता को बताता है और आई जो है धारा को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ये हो गया एम्पियर की परिपथी नियम का पूरा फॉर्मूला। अब यहाँ पे हम निकाल क्या रहे हैं, डेल्टा कर सकते हैं, सॉरी बी बार इंटू डी एल बार ही निकाल रहे हैं, यानी एक तरह से चुंबक का फॉर्मूला ही निकाला जा रहा है। तो इसका भी मात्रक टेस्ला मीटर हो जाएगा। ठीक है, जब भी बंद पृष्ठ b बार इंटू डी एल बार यानी एम्पियर की परिपथीय नियम का यूनिट पूछा जाए तो इसकी दो यूनिट होती है, दोनों यूनिट आपको याद होनी चाहिए। पहली यूनिट है टेस्ला मीटर यानी टी.एम, दूसरी है वेबर प्रति मीटर यानी W/m। ठीक है, ये हो गया एम्पियर की परिपथीय नियम और उसका यूनिट। अगला फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अनंत लंबाई के ऋजु रेखी तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र का फॉर्मूला क्या होगा, यानी एक तरह से यहाँ पे आप B निकाल रहे हैं तो इसका मात्रक सीधे सीधे टेस्ला लिख सकते हैं, क्योंकि हमने अभी बताया चुंबकीय क्षेत्र का कोई भी फॉर्मूला अगर आप निकाल रहे हो, अगर उसको कैपिटल B से रिप्रेजेंट किया गया है तो उसका यूनिट हमेशा आपको टेस्ला लेना है। तो सबसे पहले इसका मात्रक हम टेस्ला लिख लेंगे। फॉर्मूला इसका क्या हो जाएगा, तो फॉर्मूला हो जाएगा B इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I/r। म्यू नॉट चुंबकशीलता को रिप्रेजेंट करेगा, B आपके चुंबक को रिप्रेजेंट करेगा, 2I जो है यानी यहाँ पे I तो धारा को रिप्रेजेंट करेगा जिसका गुणा 2 से किया जा रहा है। ठीक है, बटे में R है जो कि दूरी को रिप्रेजेंट करता है। ये हो गए 4 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व के चैप्टर का। ये स्क्रीनशॉट कीजिए, फिर अगले जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं इस चैप्टर के उसको देखते हैं। तो अगला फॉर्मूला क्या है इस चैप्टर का, 5वां फॉर्मूला आप लिखेंगे लॉरेंज बल का। ठीक है, लॉरेंज बल से न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। यहाँ पे 3 बल आपको निकालने हैं, तीनों बल से न्यूमेरिकल ज्यादातर पूछे जाते हैं। तो पहला फॉर्मूला लिखेंगे लॉरेंज बल का। लॉरेंज बल का हम फॉर्मूला लिखेंगे क्या, F इक्वल टू Q इंटू V इंटू B इंटू साइन थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे F जो है ये बल को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब ये आपको मतलब नहीं रखना है कि आप लॉरेंज बल निकाल रहे हैं या कौन सा बल निकाल रहे हैं, बस F लिखा है यानी बल निकाला जा रहा है। और जब भी बल निकाला जाएगा तो बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। तो इन तीनों फॉर्मूले में हमने बल निकाला है तो तीनों का मात्रक आपको एक साथ याद हो जाएगा, न्यूटन। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे Q हो जाएगा आवेश, B हो जाएगा विभव, B हो जाएगा चुंबक को रिप्रेजेंट करेगा, साइन थीटा कोण को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ये हो गया लॉरेंज बल का फॉर्मूला। 6वां फॉर्मूला क्या है, गतिमान आवेशित कण पर लगने वाले बल का फॉर्मूला, यानी फिर से हम बल को निकाल रहे हैं तो इसकी यूनिट भी न्यूटन लिखनी पड़ेगी। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, F इक्वल टू I इंटू कैपिटल B इंटू कैपिटल L इंटू साइन थीटा। ठीक है, अब L यहाँ पे क्या होगा, L यहाँ पे लंबाई हो सकती है। ठीक है, और B यहाँ पे चुंबक को रिप्रेजेंट करेगा, I यहाँ पे धारा को रिप्रेजेंट करेगा और F यहाँ पे बल को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ये हो गया गतिमान आवेशित कण के लिए जो बल का फॉर्मूला होगा वो। ठीक है, अगला और इस चैप्टर का आखिरी फॉर्मूला जो कि क्या है, दो समांतर धारावाही चालक तारों के बीच लगने वाले बल की गणना अगर आपसे करवा लिया जाए तो आप कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, तब आप फॉर्मूला लगाएंगे F इक्वल टू म्यू नॉट अपान 2 पाई ब्रैकेट में I1 इंटू I2 अपान R और इसका गुणा कर देंगे L के साथ। L जो होता है ये लॉरेंज बल को बताता है। ठीक है, इसको L से भी लिखा जाता है। ठीक है, अब ध्यान दो ना, यहाँ पे जो म्यू नॉट है ये अभी हमने आपको बताया चुंबकशीलता को रिप्रेजेंट करता है। 2 पाई यहाँ पे एक नियत राशि या कांस्टेंट वैल्यू है। I1 I2 दोनों धारा को रिप्रेजेंट करेंगे, R जो है दूरी को रिप्रेजेंट करेगा, L लॉरेंज बल को रिप्रेजेंट करता है। तो L यहाँ पे लंबाई मान सकते हैं या लॉरेंज बल भी मान सकते हैं। क्लियर, ये हो गए गतिमान आवेशित तथा चुंबकत्व के टोटल 7 फॉर्मूले बस आपको याद करने हैं। ठीक है, इस चैप्टर से
इस सातों फॉर्मूले के अलावा और ज्यादातर न्यूमेरिकल नहीं बनते हैं। 7 फॉर्मूले अगर इस चैप्टर के याद होंगे तो चैप्टर नंबर 4 के जितने भी टाइप के न्यूमेरिकल बन सकते हैं आप उन सभी न्यूमेरिकल को लगा ले जाएंगे। ठीक है, ये स्क्रीनशॉट कीजिए। फिर चैप्टर 5 के इंपॉर्टेंट फॉर्मूले को देखते हैं। चैप्टर 5 में तो बहुत ही कम फॉर्मूला है, मैक्सिमम 3 से 4 फॉर्मूले हैं। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि चैप्टर नंबर 5 के कितने फॉर्मूले हैं जो आपको याद करना है, जिससे ज्यादातर न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। मैक्सिमम 3 फॉर्मूले आपको इस चैप्टर के याद करने हैं बस। इस चैप्टर से 3 फॉर्मूला अगर आपने याद कर लिया तो कोई भी टाइप का न्यूमेरिकल अगर पूछा जाएगा तो वो आप आसानी से कर ले जाएंगे। सबसे पहला फॉर्मूला क्या है, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का। जैसे हमने वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P का फॉर्मूला बनाया था, सेम उसी तरह चुंबक के लिए फॉर्मूला बनाना है। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कैपिटल M इक्वल टू स्मॉल m इंटू 2l। ठीक है, कैपिटल M यहाँ पे चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण को बताएगा, M जो है ये यहाँ पे द्रव्यमान को बता सकता है, और यहाँ पे 2l जो होगा वो सूक्ष्मतम लंबाई को बताएगा। किसके लिए, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण के लिए। ठीक है, अब अगर हम चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण निकाल रहे हैं तो इसका यूनिट भी हमको पता होना चाहिए। इसका यूनिट क्या होगा, एम्पीयर मीटर स्क्वायर या AM स्क्वायर भी लिखा जा सकता है। ठीक है, सेकेंड फॉर्मूला क्या आ जाता है, चुंबकीय द्विध्रुव को, चुंबकीय जो द्विध्रुव आघूर्ण बना है इसको घुमाने में किया गया कितना कार्य लग रहा है, वर्क कितना किया जा रहा है, इसका फॉर्मूला अगर आपसे पूछा जाए तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कैपिटल W इक्वल टू कैपिटल M इंटू कैपिटल B ब्रैकेट में cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। ठीक है, अब यहाँ पे कैपिटल W आपको पता है द्विध्रुव को घुमाने में या चुंबकीय द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य को रिप्रेजेंट कर रहा है। M यहाँ पे अभी हमने आपको बताया चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण होता है कैपिटल M। B जो होता है चुंबक को बताएगा, cos थीटा 1 cos थीटा 2 ये 2 कोण बनेंगे, उन कोणों को रिप्रेजेंट किया जाएगा। ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया किसका, चुंबकीय द्विध्रुव को घुमाने में किए गए कार्य कैपिटल W का फॉर्मूला। अब अगर हम यहाँ पे कार्य निकाल रहे हैं तो कार्य का मात्रक हमेशा क्या होगा, जूल होता है। ठीक है, तो इसका मात्रक जूल लिख देना है। आखिरी फॉर्मूला क्या है इस चैप्टर का, तो इस चैप्टर का आखिरी फॉर्मूला है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही लूप पर लगने वाले बल आघूर्ण टाउ का मान क्या होगा। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा टाउ इक्वल टू I इंटू कैपिटल A इंटू B इंटू साइन थीटा। अब ध्यान देना यहाँ पे टाउ क्या है, तो चुंबक पर लगने वाले या चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही लूप पर लगने वाले बल आघूर्ण को रिप्रेजेंट करेगा, जिसको हम टाउ से लिखते हैं। यहाँ पे I क्या है, धारा है, A यहाँ पे क्षेत्रफल हो जाएगा, B कोई बिंदु हो सकता है, या B यहाँ पे चुंबक को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, साइन थीटा यहाँ पे कोण को रिप्रेजेंट करता है। अब अगर यहाँ पे आपसे बोल दिया जाए कि जो एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही लूप है, इस लूप के कई सारे फेरे हैं, यानी n फेरे अगर दे दिए जाए, तो जब n फेरा दे दिया जाएगा तो यही फॉर्मूला टाउ इक्वल टू n इंटू I इंटू A इंटू B इंटू साइन थीटा हो जाएगा। यहाँ पे कैपिटल N क्या होगा, तो N लूप में या कह सकते हैं लूप को कितने फेरों में लपेटा गया है उस फेरों की संख्या होती है। ठीक है, जो भी धारावाही चालक लूप होगा अगर उसके फेरे से रिलेटेड आपको बल आघूर्ण निकालने को कहा जाएगा तो आप फॉर्मूला बना देंगे टाउ इक्वल टू, इस पूरे फॉर्मूले के आगे बस कैपिटल N से गुणा कर देना है। कैपिटल N क्या है, तो ये लूप को कितने फेरे में लपेटा गया है, धारावाही लूप को कितने फेरों में लपेटा गया है उसकी संख्या को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ये हो गया एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही लूप पर लगने वाले बल आघूर्ण टाउ का फॉर्मूला। अब बल आघूर्ण टाउ अगर निकाला गया है तो इसका यूनिट भी आपको लिखना पड़ेगा। इसका यूनिट क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर, यानी N और M लिखा जाएगा। क्लियर, ये हो गया चैप्टर नंबर 5 जो कि चुंबकत्व तथा द्रव्य होता है। इस चैप्टर से रिलेटेड केवल 3 फॉर्मूले और 3 यूनिट आपको याद होने चाहिए। क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, चैप्टर नंबर 6 के जितने भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं उसको देखेंगे।
तो अब देखते हैं कि चैप्टर नंबर 6 के कितने फॉर्मूले हैं जो आपको याद करना है। केवल 4 फॉर्मूला चैप्टर नंबर 6 में आपको याद करने हैं, ज्यादा फॉर्मूले अब आगे के चैप्टर्स में नहीं है। बस केवल फिजिक्स के चैप्टर नंबर 9 में आपको सबसे ज्यादा फॉर्मूले देखने को मिलेंगे और 10 में ज्यादा फॉर्मूले देखने को मिलेंगे। उसके बीच में जितने भी 6, 7 ये सब चैप्टर है, इन सब में बहुत कम फॉर्मूले हैं। ठीक है, सबसे पहले चैप्टर 6 का नाम क्या है, तो वैद्युत चुंबकीय प्रेरण इस चैप्टर का नाम है। इसमें पहला फॉर्मूला आपको तैयार करना होगा, परिपथ में उत्पन्न प्रेरित वैद्युत वाहक बल का जो फॉर्मूला होता है वो आपसे बहुत ज्यादा पूछा जाता है, यानी इस फॉर्मूले से रिलेटेड न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा पूछे गए हैं। फॉर्मूला क्या है, स्मॉल ई इक्वल टू माइनस डी फाई अपॉन डी टी। अब यहाँ पे डी फाई डी टी क्या है, डी टी आपका बताएगा समय में परिवर्तन, डी फाई जो होगा ये फ्लक्स में परिवर्तन को बताता है। लिख लीजिएगा, डी फाई होगा फ्लक्स में परिवर्तन, फ्लक्स में परिवर्तन, और डी टी क्या होता है, समय में परिवर्तन को बताएगा। और ये पूरा ही जो डी फाई अपॉन डी टी है ये पूरा माइनस में होता है। ठीक है, यहाँ पे स्मॉल ई जो है ये वैद्युत वाहक बल को रिप्रेजेंट करता है, डी फाई बता दिया वैद्युत फ्लक्स में परिवर्तन को बताएगा, डी टी जो है समय में परिवर्तन को बताएगा। क्लियर। सेकेंड फॉर्मूला आपको जो तैयार करना है वो तैयार करना है स्वप्रेरण गुणांक का। स्वप्रेरण गुणांक का डिफिनीशन बहुत ज्यादा पूछा जाता है, इसका फॉर्मूले का जो डेरिवेशन है ये भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, फॉर्मूला क्या है, कैपिटल एल इक्वल टू माइनस ई अपॉन डी आई वन अपॉन डी टी। अब डी आई वन क्यों लिखा गया है, क्योंकि इसमें जो कुंडली होगी, स्वप्रेरण गुणांक में जो कुंडली होगी इसमें धारा I1 पहले लिखा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे डी आई वन क्या बता रहा है, सूक्ष्मतम धारा I1 को बता रहा है, डी टी अभी बता दिया समय में परिवर्तन को बताएगा, एल आपके स्वप्रेरण गुणांक को रिप्रेजेंट करने के लिए लिखा जाता है, ई अभी बता दिया है वैद्युत वाहक बल या प्रेरित वैद्युत वाहक बल को बताता है। ठीक है, ये हो गया स्वप्रेरण गुणांक का फॉर्मूला और ये पूरा फॉर्मूला माइनस में होता है। ठीक है, अब देखते हैं अन्योन प्रेरण गुणांक का फॉर्मूला, इन सबकी यूनिट्स भी लिखी गई है, पहले फॉर्मूला देख लेते हैं। अन्योन प्रेरण गुणांक का भी डिफिनीशन और डेरिवेशन दोनों ही इंपॉर्टेंट है। ये दोनों जो टॉपिक है इस चैप्टर से सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, इन दोनों टॉपिक के डिफिनीशन। ठीक है, तो इसका डिफिनीशन आपको तैयार करना है और इसका भी डिफिनीशन आपको तैयार करना है। क्लियर। अन्योन प्रेरण गुणांक को कैपिटल एम से रिप्रेजेंट किया जाता है, इसका पूरा फॉर्मूला माइनस में होगा और अब की बार आप E2 लिखेंगे। E2 क्यों लिखा जा रहा है, क्योंकि जो कुंडली में लगने वाला वैद्युत वाहक बल होगा वो आप दूसरे कुंडली का ले रहे हैं, यानी E2 का ले रहे हैं, और नीचे DI1 ही लिखा जाएगा और अपान में DT ही लिखा जाएगा, यानी जहां पे E है उसके फॉर्मूले में केवल 2 लिख लीजिएगा और माइनस लगा के यहाँ पे M से रिप्रेजेंट कर देंगे, तो जो स्वप्रेरण गुणांक का फॉर्मूला है वही अन्योन प्रेरण गुणांक का फॉर्मूला हो जाएगा। क्लियर हो गया। आखिरी फॉर्मूला इस चैप्टर का क्या है, वैद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला, सॉरी चुंबकीय फ्लक्स का फॉर्मूला, क्योंकि चुंबक से रिलेटेड चैप्टर है तो जो वैद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला होता है सेम उसी तरह चुंबकीय फ्लक्स का भी फॉर्मूला होगा। चुंबकीय फ्लक्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फाई बी जो कि चुंबकीय फ्लक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है इक्वल टू बी इंटू ए इंटू कॉस थीटा। अब बी यहाँ पे क्या है, चुंबकत्व को रिप्रेजेंट करेगा, ए यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट करेगा, तो वैद्युत क्षेत्रफल को रिप्रेजेंट करेगा, कॉस थीटा यहाँ पे कोण को रिप्रेजेंट कर देता है। क्लियर। ये हो गया चुंबकीय फ्लक्स का पूरा फॉर्मूला, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखते हैं कि परिपथ में उत्पन्न प्रेरित वैद्युत वाहक बल का मात्रक या यूनिट क्या हो जाएगा, तो इसका मात्रक या यूनिट वोल्ट में लिया जाता है या तो जूल प्रति कूलम में लिया जाता है। 2 मात्रक या यूनिट याद रखेंगे, या तो वोल्ट होगा या तो जूल प्रति कूलम होगा। अब देखते हैं सेकंड जो स्वप्रेरण गुणांक था इसका मात्रक क्या होगा। स्वप्रेरण गुणांक का मात्रक हमेशा हेनरी होता है जिसको कैपिटल H से लिखा जाता है। ठीक है, सेम इसी तरह अन्योन प्रेरण गुणांक का मात्रक भी हेनरी होगा, इसको भी कैपिटल H से लिखा जाएगा। आखिरी आपका चुंबकीय फ्लक्स जो होता है फाई बी जो होगा इसका मात्रक वेबर से लिखा जाता है, यानी कैपिटल W और B से रिप्रेजेंट किया जाएगा। क्लियर। ये हो गया छठवां चैप्टर वैद्युत चुंबकीय प्रेरण से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले थे, 4 ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला इस चैप्टर का आपको याद करना है। ये स्क्रीनशॉट कीजिए, फिर चैप्टर नंबर 7 के जितने भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं वो देखेंगे। बात करते हैं कि चैप्टर नंबर
नंबर 7 से कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जो आपको याद होना ही चाहिए। चैप्टर नंबर 7 क्या है? अल्टरनेटिंग करंट यानी प्रत्यावर्ती धारा इस चैप्टर का नाम है। इस चैप्टर में केवल 10 इंपॉर्टेंट फॉर्मूले आपको याद करने हैं, ठीक है। इस फॉर्मूले को बताने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए, उसके पैसे नहीं लगते, ठीक है, क्योंकि एक वीडियो बनाने में 1.5 से 2 घंटे लगती है, तो इतना तो आपका भी कर्तव्य होता है, ठीक है। पहला फॉर्मूला आपको याद करना है जो कि क्या है? प्रत्यावर्ती धारा तथा वोल्टता का वर्ग माध्य मूल मान यानी रूट मीन स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा। सबसे पहले हम देखेंगे अल्टरनेटिंग करंट यानी प्रत्यावर्ती धारा का IRMS फॉर्मूला क्या होता है। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा IRMS इक्वल टू आई नॉट अपान, यहाँ पे रूट में 2 हो जाएगा। ये किसका फॉर्मूला है? तो प्रत्यावर्ती धारा के लिए, अल्टरनेटिंग करंट के लिए वर्ग माध्य मूल मान यानी रूट मीन स्क्वायर का फॉर्मूला है, ठीक है। उसके बाद एक और चीज आपको यहाँ पे निकालना है, वोल्टता के लिए भी आपको वर्ग माध्य मूल मान निकालना है, यानी यहाँ पे VRMS निकालना है। VRMS का फॉर्मूला भी बिल्कुल सेम होगा, बस यहाँ पे आई नॉट है, यहाँ पे भी आपको आई नॉट रखना है, बटे में रूट 2 इस वाले फॉर्मूले में भी था, प्रत्यावर्ती धारा के फॉर्मूले में भी था, यहाँ पे भी बटे में रूट 2 वोल्टता के फॉर्मूले में भी रहेगा। अंतर बस इतना है कि जब आप प्रत्यावर्ती धारा यानी अल्टरनेटिंग करंट का फॉर्मूला लिखेंगे तो IRMS लिख दीजिएगा, और जब वोल्टता का फॉर्मूला लिखेंगे तो VRMS लिख दीजिएगा। क्लियर? ये चीजें क्लियर हो गई। आई नॉट यहाँ पे क्या बताता है? तो आई नॉट जो है ये धारा को ही बताता है, ठीक है। ये आपको जब चैप्टर नंबर 7 पढ़ाया जाएगा तो और ज्यादा डीप में इन सभी फॉर्मूलों को समझाया जाएगा। अभी बस केवल ये दोनों फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। अगर प्रत्यावर्ती धारा का IRMS फॉर्मूला पूछेगा तो I अपान रूट में 2, वैसे ही VRMS का भी फॉर्मूला होगा I अपान रूट में 2। चैप्टर नंबर 7 से लेके 12 तक के जितने भी चैप्टर के फॉर्मूले हैं उन सभी के मात्रक नहीं पूछे जाएंगे, इसीलिए आगे के जो भी चैप्टर्स फॉर्मूले के साथ कराए जा रहे हैं उनके मात्रक आपको याद करने की जरूरत नहीं है। और अगर जो भी इंपॉर्टेंट मात्रक है वो आपको जब लेक्चर दिए जाएंगे टॉपिक वाइज तब करा दिए जाएंगे, ठीक है। सेकेंड फॉर्मूला आपको याद क्या करना है? सेकेंड फॉर्मूला इस चैप्टर का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि क्या है? प्रेरण प्रतिघात। प्रेरण प्रतिघात का फॉर्मूला बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे न्यूमेरिकल्स बनते हैं, ठीक है। फॉर्मूला क्या है? XL इक्वल टू ओमेगा इंटू एल। इसको W मत समझिएगा, ये ओमेगा है, ओमेगा मतलब कोणीय वेग, ठीक है। अब ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। अगर प्रेरण प्रतिघात की बात करेगी तो आप यहाँ पे XL इक्वल टू ओमेगा इंटू एल लिख सकते हैं, जहां पे L हमने आपको बता दिया था क्या है? स्वप्रेरण गुणांक होता है, या यहाँ पे प्रतिघात भी कहते हैं। वही XL जो है ये प्रेरण प्रतिघात को दर्शाएगा, ओमेगा क्या है? तो ये कोणीय वेग को दर्शाता है। अब याद रखिएगा कोणीय वेग का एक फॉर्मूला होता है 2πRF। अगर हम इसी फॉर्मूले में इस कोणीय वेग का वैल्यू रख दें 2πRF तो यही फॉर्मूला एक प्रकार से और लिखा जा सकता है, जैसे हम इसी को लिख सकते हैं XL इक्वल टू 2πRF इंटू एल। अब ये 2πRF है क्या? तो ये कोणीय वेग का फॉर्मूला होता है जिसको ओमेगा से रिप्रेजेंट किया जाता है। क्लियर? तो प्रेरण प्रतिघात का 2 फॉर्मूला हो गया, पहला हो गया XL इक्वल टू ओमेगा इंटू एल, दूसरा हो गया XL इक्वल टू 2πR इंटू एल। क्लियर? थर्ड फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा जो कि क्या है? धारितीय प्रतिघात। जैसे प्रेरकीय प्रतिघात आपने याद किया, सेम वैसे ही धारितीय प्रतिघात का भी फॉर्मूला है। यहाँ पे फॉर्मूला क्या हो जाएगा? XC इक्वल टू 1 अपान ओमेगा C, ओमेगा इंटू C, ठीक है। अब यहाँ पे XC जो है ये धारितीय प्रतिघात को रिप्रेजेंट करता है, ओमेगा जो है कोणीय वेग को रिप्रेजेंट करेगा, और C जो है ये धारिता को रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर? अब अगर हम फिर से यहाँ पे ओमेगा C में जो ओमेगा है वहां पे ओमेगा का वैल्यू 2πRF रख दें तो यही फॉर्मूला एक और फॉर्मूले में कन्वर्ट हो जाएगा। वो क्या होगा? XC इक्वल टू 1 अपान 2πF इंटू C। क्लियर? ये दोनों ही फॉर्मूले धारितीय प्रतिघात का फॉर्मूला है। दोनों फॉर्मूले इसलिए दो फॉर्मूले बताए गए हैं क्योंकि अगर कोणीय वेग का वैल्यू देके आपसे न्यूमेरिकल लगवाया जाएगा तो आप इन दोनों फॉर्मूले को इस सेकंड वाले फॉर्मूले से न्यूमेरिकल लगा सकते हैं। क्लियर हो गया? चौथा फॉर्मूला आपको याद करना है क्या? LCR नहीं, अभी केवल LR परिपथ की बात करते हैं, ठीक है।
LR परिपथ में प्रतिबाधा कैसे निकाला जाएगा? प्रतिबाधा को सबसे पहले Z से रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर आप LR परिपथ का निकाल रहे हो या LCR परिपथ का निकाल रहे हो, किसी भी परिपथ का प्रतिबाधा जो है उसको कैपिटल Z से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा कैपिटल Z इक्वल टू रूट में कैपिटल R का स्क्वायर प्लस XL का स्क्वायर। अब R यहाँ पे क्या है? तो प्रतिरोध है। XL क्या है? अभी अभी बताया, XL को प्रेरण प्रतिघात कहा जाता है। तो याद रखिएगा, Z जो है ये प्रतिबाधा को रिप्रेजेंट करेगा, R जो है प्रतिरोध को रिप्रेजेंट करेगा, XL जो है ये प्रेरण प्रतिघात को रिप्रेजेंट करेगा। ये हो गया LR परिपथ में प्रतिबाधा का फॉर्मूला। क्लियर? अब देखते हैं कि LR परिपथ में कलांतर का फॉर्मूला क्या होता है, क्योंकि प्रतिबाधा और कलांतर ये सब न्यूमेरिकल में पूछे जाते हैं। तो बिना फॉर्मूले के तो आपको न्यूमेरिकल आएगा नहीं, इसीलिए सभी फॉर्मूले या सभी चीजें जो पूछी जा सकती हैं उन सभी टॉपिक से रिलेटेड फॉर्मूला हम आपके लिए लाए हैं। अब देखो, पांचवा फॉर्मूला होगा LR परिपथ का कलांतर निकालना। दो चीज LR परिपथ से पूछा जाता है, या तो प्रतिबाधा पूछ लिया जाएगा या तो कलांतर, ठीक है। तो कलांतर कैसे निकालेंगे? कलांतर का फॉर्मूला आपको लगाना पड़ेगा tan phi इक्वल टू XL अपान R। XL बता दिया है, यहाँ पे लिख भी देते हैं, इसको प्रेरण प्रतिघात कहते हैं, ठीक है, प्रेरण प्रतिघात कहते हैं। R को कहेंगे प्रतिरोध, ठीक है, प्रतिरोध कहेंगे। और tan phi जो है ये हमेशा कलांतर को रिप्रेजेंट करने के लिए लिखा जाता है। अब आते हैं छठवें नंबर फॉर्मूले पे। छठवें नंबर फॉर्मूले में हम देखेंगे LCR परिपथ का प्रतिबाधा कैसे निकाला जाएगा। LR परिपथ का हमने प्रतिबाधा और कलांतर देख लिया है। अब आपको याद करना पड़ेगा, अगर LCR परिपथ दे दिया जाए और उसमें आपको प्रतिबाधा पूछा जाए, तब आप कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? तब आप फॉर्मूला लगाएंगे कैपिटल Z इक्वल टू रूट में R का स्क्वायर यानी प्रतिरोध का स्क्वायर प्लस XL यानी कि प्रेरण प्रतिघात माइनस XC का स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया आपका LCR परिपथ में प्रतिबाधा का फॉर्मूला। क्लियर हो गया? अब अगर LCR परिपथ में ही आपसे कलांतर निकलवाया जाए, तब आप कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? अगर आपसे न्यूमेरिकल में पूछ लिया जाए कि LCR परिपथ का कलांतर निकाल के दिखाओ, तो कैसे निकालेंगे? उसके लिए फॉर्मूला होता है tan phi इक्वल टू XL माइनस XC अपान R। अब XL आपको पता है प्रेरण प्रतिघात होता है, XC जो होता है ये आपका प्रेरण प्रतिघात के, इसको आप XC को एक बार गूगल करके सर्च कर लीजिएगा, ठीक है। R जो होता है ये प्रतिरोध होता है, tan phi आपको बता दिया है कलांतर को रिप्रेजेंट करने के लिए लिखा जाता है। तो LCR परिपथ का प्रतिबाधा निकालना होगा तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, LCR परिपथ का कलांतर निकालना होगा तो ये tan phi वाला फॉर्मूला लगाएंगे। क्लियर? अब आ जाते हैं आठवें नंबर फॉर्मूले पे, जो कि क्या है? ट्रांसफार्मर का फॉर्मूला है, ठीक है। वो भी कब लगेगा? ट्रांसफार्मर का जो ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला आपको तब लगाना है जब आपसे ट्रांसफार्मर के कुंडली में फेरों की संख्या व वोल्टता V में संबंध पूछा जाए, यानी कि फेरों की संख्या कैपिटल N और वोल्टता V में रिलेशन जब पूछा जाएगा, तब ट्रांसफार्मर का फॉर्मूला क्या हो जाता है? NS अपान NP इक्वल टू VS अपान VP। अब यहाँ पे NS क्या है और NP क्या है? NS का मतलब हो जाएगा सेकेंडरी कुंडली में फेरों की संख्या, लिख लीजिएगा, द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या, ठीक है। वहीं पे NP क्या होता है? तो प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या। किसके फेरों की संख्या? तो जो कुंडली में जो तार लपेटे होते हैं उस तार को कितने फेरे में लपेटा गया है उस फेरे की संख्या होती है, ठीक है। तो फिर से बोल दे रहे हैं, NS जो होता है द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या, NP जो होता है वो होता है प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या। ये दोनों ही बराबर हो जाएंगे किसके? VS अपान VP के। VS का मतलब हो जाएगा द्वितीय कुंडली में वोल्टता और VP हो जाएगा प्राथमिक कुंडली में वोल्टता। S का मतलब होता है सेकेंडरी, P का मतलब होता है प्राइमरी। क्लियर? ये हो गया ट्रांसफार्मर का फॉर्मूला। अब देखते हैं नौवां फॉर्मूला क्या है। अगर आपसे पूछा जाए कि ट्रांसफार्मर की दक्षता ज्ञात करनी हो तो आप कैसे निकालेंगे? दक्षता का मतलब ये होता है कि इसकी एक्यूरेसी आपको ज्ञात करनी है कि कितना वोल्ट ये लाइट दे सकता है या अपने अंदर लाइट को कंज्यूम कर सकता है, ठीक है।
तो इसको दक्षता से रिप्रेजेंट करते हैं। दक्षता को लिखा जाएगा नीटा से। नीटा क्या होता है, तो एन जो स्मॉल एन आप बनाते हैं, अगर इस एन को थोड़ा सा और नीचे की साइड लटका देंगे तो इसी को नीटा पढ़ा जाएगा। आप नहीं जानते हो तो लिख लीजिएगा, इसको नीटा पढ़ा जाता है और ये हमेशा परसेंट में निकाला जाता है। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, n% इक्वल टू PS अपॉन PP इंटू 100। ठीक है, अब PS आपको पता होना चाहिए, प्राइमरी सॉरी PS है यानी कि सेकेंडरी कुंडली हो जाएगी या सेकेंडरी पावर या दक्षता हो जाएगा। वहीं पे PP क्या हो जाएगा, तो प्राथमिक कुंडली में पावर या दक्षता हो जाएगी। ठीक है, अब हम परसेंट में निकाल रहे हैं तो लास्ट में हमें 100 से गुणा भी करना पड़ेगा। तो ट्रांसफार्मर की दक्षता का जो फॉर्मूला होगा वो हो जाएगा नीटा परसेंट इक्वल टू PS अपॉन PP इंटू 100। क्लियर हो गया। आखिरी फॉर्मूला इस चैप्टर का क्या है, अल्टरनेटिंग करंट के चैप्टर का आखिरी फॉर्मूला है शक्ति गुणांक का, यानी पावर गुणांक का आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो पावर गुणांक का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, cos फाई इक्वल टू कैपिटल R अपॉन Z। कैपिटल R प्रतिरोध को रिप्रेजेंट करेगा, Z अभी हमने आपको बताया है प्रतिबाधा को रिप्रेजेंट करता है। Z यहाँ पे लिख लीजिएगा, प्रतिबाधा को दर्शाएगा। ये फॉर्मूला आप LR परिपथ के लिए भी यूज कर सकते हैं। अगर LR परिपथ का शक्ति गुणांक निकालना होगा तो भी यही फॉर्मूला लगेगा। LCR परिपथ के लिए शक्ति गुणांक निकालना होगा तो भी यही फॉर्मूला लगेगा। क्लियर हो गया। ये हो गए चैप्टर नंबर 7 के टोटल 10 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। अगर ये फॉर्मूला आप याद कर लेंगे तो चैप्टर 7 के जितने भी टाइप के न्यूमेरिकल बनेंगे वो सभी न्यूमेरिकल आप कर पाओगे। ठीक है, ये स्क्रीनशॉट कीजिए। फिर चैप्टर 8 के कम से कम मैक्सिमम 3 या 2 फॉर्मूले हैं वो भी देख लेते हैं। फिर 9, 10 इन सब के फॉर्मूले देखेंगे। तो आप देखते हैं कि चैप्टर नंबर 8 का कौन सा फॉर्मूला है जो अगर आप याद कर लेंगे तो इससे ज्यादा इस चैप्टर से न्यूमेरिकल नहीं बनने वाले हैं। सबसे पहले चैप्टर नंबर 8 का नाम क्या है, तो वैद्युत चुंबकीय तरंगे इस चैप्टर का नाम है। इस चैप्टर से ज्यादा न्यूमेरिकल बनते नहीं है, तो केवल 2 फॉर्मूले आपको इस चैप्टर के याद रखने हैं। पहला फॉर्मूला है तरंग दैर्घ्य का, जिसको लैम्डा से रिप्रेजेंट किया जाता है और ये किसके बराबर होता है, तो प्रकाश की चाल और आवृत्ति न्यू के बराबर होती है। ठीक है, यानी तरंग दैर्घ्य का फॉर्मूला हो जाएगा लैम्डा इक्वल टू C अपॉन न्यू। ये जो V के जैसे दिख रहा है इसको पढ़ते हैं न्यू। ठीक है, इसका मतलब होता है आवृत्ति। वहीं पे C क्या होती है, तो प्रकाश की चाल होती है और लैम्डा अभी बता दिया है तरंग दैर्घ्य को कहा जाता है। ठीक है, अब तरंग दैर्घ्य का मात्रक भी होता है, यानी लैम्डा का मात्रक होगा। हमेशा तरंग दैर्घ्य को मीटर में मापा जाता है, तो इसका मात्रक लिख लीजिएगा। तरंग दैर्घ्य का मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा। क्लियर। सेकेंड फॉर्मूला इस चैप्टर का क्या है, वैद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र के आयाम में संबंध, यानी जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा या कह सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड होगा, दोनों के बीच में जो आयाम का रिलेशन होता है उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो उसका फॉर्मूला होता है C इक्वल टू E0 अपॉन B0। यहाँ पे C आपका आयाम को दर्शाएगा, आयाम को C से लिखेंगे। ठीक है, और यहाँ पे E0 क्या है, तो वैद्युत क्षेत्र का आयाम होगा। अपान B0 लिखा गया है तो B0 यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र का आयाम होगा। यानी वैद्युत क्षेत्र का आयाम और चुंबकीय क्षेत्र के आयाम, दोनों के आयाम के अनुपात को ही क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के आयाम का संबंध C कहा जाता है। क्लियर। ये दोनों फॉर्मूले याद रखिएगा। इन दोनों फॉर्मूले से ज्यादा किसी भी टाइप का इस चैप्टर से न्यूमेरिकल नहीं बना है। ज्यादातर जो न्यूमेरिकल बनते हैं वो फिजिक्स चैप्टर 9, 10 से और 11 चैप्टर से बनते हैं। ठीक है, सेकेंड फिजिक्स से ज्यादा न्यूमेरिकल बनते हैं। अब आ जाते हैं, ये तो पूरा हमने फर्स्ट फिजिक्स के जितने भी चैप्टर्स थे उन चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट फॉर्मूले बता दिए। फर्स्ट फिजिक्स में केवल 8 चैप्टर थे, 8 चैप्टर के इंपॉर्टेंट फॉर्मूले कंप्लीट हो गए हैं। अब यहाँ से स्टार्ट होगा सेकेंड फिजिक्स का पहला चैप्टर, या अगर पूरा देखा जाए तो चैप्टर नंबर 9। ठीक है, चैप्टर नंबर 9 का नाम है किरण प्रकाश की तथा प्रकाशिक यंत्र। ये लेंस वाले जो टॉपिक्स होते हैं, दर्पण, लेंस, इन सब से रिलेटेड ये पूरा चैप्टर है। सभी बच्चों को ये चैप्टर बहुत ज्यादा कठिन लगता है और सच बताएं इस चैप्टर से सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल बनते हैं और डेरिवेशन भी इसी चैप्टर से बनते हैं। पहला फॉर्मूला इस चैप्टर का जो आपको याद रखना है वो क्या है, अपवर्तनांक तथा क्रांतिक कोण में संबंध।
जो अपवर्तनांक n होता है और क्रांतिक कोण sin c होता है, उसके बीच में संबंध आपको याद करना है। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, n इक्वल टू 1/sin c, जहां पे n अपवर्तन को दर्शाता है। हमेशा अपवर्तनांक जब भी निकाला जाएगा n से निकाला जाएगा, ठीक है। वहीं पे 1/sin c क्या है, sin c लिखा हो या केवल c लिखा हो, ये हमेशा क्रांतिक कोण को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है, क्रांतिक कोण को। क्लियर, ये पहला फॉर्मूला चैप्टर 9 का आपको याद होना चाहिए। सेकेंड फॉर्मूले पर चलते हैं। सेकेंड फॉर्मूला क्या है, गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन का अगर आपको सूत्र निकालना हो या गोलीय पृष्ठ के अपवर्तनांक से रिलेटेड न्यूमेरिकल आएगा, तब आप कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, तब आप फॉर्मूला लगाएंगे n2/v माइनस n1/u इक्वल टू n2 माइनस n1/r, ठीक है। अब ध्यान से सुनिएगा, n2 n1 क्या है, तो ये अपवर्तन ही है, लेकिन n2 जो होगा ये किसी दूसरे पदार्थ का अपवर्तनांक होगा, n1 जो होगा ये किसी पहले पदार्थ का अपवर्तनांक होगा, ठीक है। तो दोनों अपवर्तनांक ही हैं, लेकिन दो पदार्थों के अपवर्तनांक हैं, इसीलिए हमने n1 और n2 से दर्शाया है फॉर्मूले में, ठीक है। नीचे v जो लिखा है इसको कहा जाता है प्रतिबिंब की दूरी। आप लिख लीजिएगा, जो भी v होगा फॉर्मूले में उसको प्रतिबिंब की दूरी मानी जाएगी। u जो होता है इसको किसी वस्तु की दूरी मानी जाती है, ठीक है, किसी मेटल की या कह सकते हैं किसी भी वस्तु की दूरी मानी जाती है। वहीं पे r जो होगा, यहाँ पे r प्रतिरोध नहीं होता बल्कि वक्रता त्रिज्या कही जाती है, ठीक है। तो इस फॉर्मूले में n1 n2 अपवर्तनांक है, v जो है प्रतिबिंब की दूरी है, u जो है वस्तु की दूरी है और r जो है वक्रता त्रिज्या कहलाएगी। क्लियर। थर्ड फॉर्मूले पे चलते हैं, पतले लेंस के लिए अपवर्तनांक का सूत्र। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका डेरिवेशन बहुत ज्यादा बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, सीधे 3 या 5 नंबर का, ठीक है। फॉर्मूला याद कर रखेंगे, जब भी आपको पतले लेंस के लिए अपवर्तनांक निकालना हो तब आप कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, तब आप फॉर्मूला लगाएंगे 1/f इक्वल टू n-1 इंटू में 1/r1 माइनस 1/r2। अब जब हम दर्पण वगैरह पढ़ते हैं तो इसमें r जो होता है ये प्रतिरोध को रिप्रेजेंट नहीं करता, ये वक्रता त्रिज्या को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर। वहीं पे n आपको पता है अपवर्तनांक है, f आपको पता है कि ये फोकस दूरी होगी। क्लियर। तो पतले लेंस के लिए अपवर्तनांक का फॉर्मूला याद रखिएगा 1/f इक्वल टू n-1, बड़े ब्रैकेट में हो जाएगा 1/r1 माइनस 1/r2। क्लियर हो गया। फोर्थ फॉर्मूले पर आते हैं, ये सारे फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के, फिर से बता दे रहे हैं। फोर्थ फॉर्मूला क्या है, संपर्क में रखे लेंस के संयोजन की फोकस दूरी। अगर दो लेंस दिया जाए, दो पतले लेंस दिए जाएं और आपको उन दोनों लेंस के बीच की फोकस दूरी निकलवाई जाए, तब आप कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, तब आप फॉर्मूला लगाएंगे 1/F इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 का फॉर्मूला लगाएंगे। क्लियर। पहले इतने फॉर्मूले का स्क्रीनशॉट कीजिए, फिर और भी इस चैप्टर से रिलेटेड फॉर्मूले हैं। इस चैप्टर में टोटल देखा जाए तो कम से कम 10 फॉर्मूले आपको याद करने हैं। अभी हमने इस चैप्टर नंबर 9 के केवल आपको 4 फॉर्मूले ही बताए हैं। ये स्क्रीनशॉट कीजिए, फिर आगे के फॉर्मूले देखते हैं। तो अब देखते हैं कि आगे के फॉर्मूले क्या है इस चैप्टर के। पांचवा फॉर्मूला है प्रिज्म के अपवर्तनांक का सूत्र। अभी हमने बोला अपवर्तनांक को n से रिप्रेजेंट करेंगे, चाहे वो किसी भी टॉपिक का आप अपवर्तनांक निकाल रहे हो, ठीक है। अगर प्रिज्म का अपवर्तनांक निकाल रहे हैं फिर भी n से ही रिप्रेजेंट करेंगे। तो n यहाँ पे क्या होगा, अपवर्तनांक हो जाएगा। साइन ब्रैकेट में a प्लस डेल m/2 लिखा है। अब यहाँ पे देखिए, जो a है ये होता है प्रिज्म का कोण। चूंकि हम किसका अपवर्तनांक निकाल रहे हैं, प्रिज्म का अपवर्तनांक, तो जो ये a होगा इसको लिख लीजिएगा। a किसको रिप्रेजेंट करता है, प्रिज्म कोण को बताता है। वहीं पे डेल्टा m जो लिखा है ये विचलन कोण को बताता है, ठीक है। तो n हो गया अपवर्तनांक, साइन आपका एक कोण होगा, a जो होगा ये बताएगा प्रिज्म कोण को, डेल m जो होगा ये बताएगा विचलन कोण को। इस पूरे को हम 2 से भाग दे देंगे और उसके बाद
पूरा बटा लगाएंगे और नीचे लिखेंगे साइन ए अपान टू। साइन ए अपान टू जो होगा, ए हमने अभी आपको बता दिया प्रिज्म कोण होता है, ठीक है। ये पूरा फॉर्मूला जो है, ये पूरा फॉर्मूला प्रिज्म के अपवर्तनांक का फॉर्मूला है। और आपको बता दें मैक्सिमम 5 नंबर का ये डेरिवेशन पूछा जाता है। प्रिज्म के अपवर्तनांक का ये फॉर्मूला आपको डिराइव करने को बोर्ड एग्जाम में आएगा, और ये फॉर्मूला जब आप पूरा डिराइव करके दिखा देंगे तो आपको 5 नंबर वहां पे मिल जाएगा। क्लियर। अब छठवां फॉर्मूले पे चलते हैं। छठा फॉर्मूला क्या है? पतले प्रिज्म के लिए विचलन कोण यानी डेल एम का फॉर्मूला क्या होगा? अगर आपको पतला प्रिज्म दिया जाए और आपसे विचलन कोण पूछ लिया जाए या निकलवाया जाए तो आप कैसे निकालेंगे? आप फॉर्मूला लगाएंगे। विचलन कोण का एक फॉर्मूला होता है पतले प्रिज्म के लिए, वो फॉर्मूला क्या है? डेल एम इक्वल टू n माइनस 1 इंटू ए। एन यहाँ पे अपवर्तनांक हो जाएगा, यानी जो भी अपवर्तनांक क्वेश्चन में दिया होगा उसको आप 1 से घटा दीजिएगा, और जो भी प्रिज्म कोण होगा, प्रिज्म कोण जो ए का मान होगा उसका गुणा कर देंगे, तो जो मान निकल के आएगा वो निकल के आएगा विचलन कोण का मान। क्लियर। यानी डेल एम का मान निकल जाएगा। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले पर। यहाँ पे देखो चैप्टर नंबर 9 में 2 दूरदर्शी के बारे में आपको पढ़ना है। पहला दूरदर्शी है खगोलीय दूरदर्शी और दूसरा है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट जो फॉर्मूला होगा वो इस संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का होगा। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का डेरिवेशन टोटल लॉन्ग डेरिवेशन यानी कि 5 नंबर में आएगा। ये दोनों फॉर्मूले वहां पे आपको पूरा डिराइव करके लिखना होगा। और आपको बता दें 2024 में संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के आवर्धन क्षमता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। इस तरह से ये पूरा डेरिवेशन पूछा गया है 5 नंबर में। तो ये टॉपिक तो आप लॉक करके ही रहिएगा कि चैप्टर 9 का एक प्रिज्म के अपवर्तनांक का डेरिवेशन और दूसरा ये संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के आवर्धन क्षमता का डेरिवेशन विथ डायग्राम आपसे पूछा जाएगा। क्लियर। अब सबसे पहले 7वां जो फॉर्मूला है वो देख लेते हैं। ठीक है। 7वां फॉर्मूला आपको निकालना है खगोलीय दूरदर्शी के आवर्धन क्षमता का। 2 फॉर्मूला आपको पढ़ना है। पहला फॉर्मूला आप कब निकालेंगे? जब हम खगोलीय दूरदर्शी में प्रतिबिंब जो होगा यानी इमेज जो होगा वो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने यानी डी पर बनेगा, तब फॉर्मूला क्या होगा। अब देखो आपकी नॉर्मल जो देखने की क्षमता होती है वो अच्छे से देखने की क्षमता मैक्सिमम 25 सेंटीमीटर तक ही होती है। अगर आप किताब पढ़ रहे हो तो केवल 25 सेंटीमीटर की दूरी तक ही आप किताब के अक्षर को अच्छे से देख सकते हैं। उसके आगे अगर आप करेंगे तो अच्छे से नहीं दिखेगा, दिखेगा जरूर लेकिन क्लियर नहीं दिखेगा। तो समझ लीजिए जो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है डी, ये आप लिख लीजिएगा। इस डी का जो मान होता है हमेशा 25 सेंटीमीटर होता है। यानी आप बहुत अच्छे से अगर पढ़ पाएंगे या देख पाएंगे किसी अक्षर को तो वो 25 सेंटीमीटर के अंदर ही रखा होगा, तभी देख पाएंगे। क्लियर। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या हो जाएगा? जब प्रतिबिंब 25 सेंटीमीटर के अंदर यानी कि स्पष्ट दृष्टि के न्यूनतम दूरी डी पर रखा होगा तब फॉर्मूला लगेगा m इक्वल टू माइनस FO अपान FE ब्रैकेट में 1 प्लस FE अपान D। ठीक है। अब यहाँ पे FO और FE क्या है ये आपका सवाल होना चाहिए। देखो FO जो होता है इसको बोला जाता है अभिदृश्यक लेंस की फोकस दूरी, यानी जो भी अभिदृश्यक लेंस होगा उसकी फोकस दूरी को FO से रिप्रेजेंट किया जाएगा, और नेत्रिका की जो फोकस दूरी होगी यानी आंखों की जो फोकस दूरी होगी इसको हम FE से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस फॉर्मूले में M जो है ये जब प्रतिबिंब स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर होगा उसको हम कैपिटल M से रिप्रेजेंट करेंगे। FO को हम अभिदृश्यक लेंस की फोकस दूरी बताते हैं, FE को हम नेत्रिका की फोकस दूरी बताते हैं, और D क्या होता है तो अभी बता दिया है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी को ही D से रिप्रेजेंट किया जाता है, जिसका एक वैल्यू होता है जो कि क्या है 25 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया। अब इसी खगोलीय दूरदर्शी का एक और फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा। ये फॉर्मूला क्या है कि अगर खगोलीय दूरदर्शी में प्रतिबिंब इन्फिनाइट पर बने यानी कि अनंत पर बन रहा है तब फॉर्मूला क्या होगा? फॉर्मूला हो जाएगा कैपिटल M इक्वल टू माइनस FO अपान FE, यानी ये +1 का जो पूरा मामला है और D है इस पूरे को हटा दो, केवल ये यानी कि जो 1 प्लस FE अपान D है ये पूरा मान हटा दिया जाएगा। तो क्या बच जाएगा? M इक्वल टू माइनस FO अपान FE बच जाएगा।
यही हो जाएगा अनंत पर जब प्रतिबिंब बनता है तो फॉर्मूला हो जाएगा कैपिटल M इक्वल टू माइनस FO अपान FE। FO और FE क्या है तो यहाँ पे लिख दिया गया है, आप यहाँ से लिख सकते हैं। क्लियर हो गया। अब आखिरी फॉर्मूला इस चैप्टर का देखते हैं जो कि क्या है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता अगर दिया गया हो तो फॉर्मूले क्या होंगे। तो इसका पहला फॉर्मूला आपको पढ़ना है, जब संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में प्रतिबिंब आपके D पर बनेगा यानी स्पष्ट दृष्टि के न्यूनतम दूरी यानी 25 सेंटीमीटर के अंदर प्रतिबिंब बनेगा, तब फॉर्मूला क्या होगा, तब फॉर्मूला हो जाएगा संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के लिए तब फॉर्मूला होगा कैपिटल M इक्वल टू माइनस V0 अपान U0 इंटू में 1 प्लस D अपान FE। अब आपका सवाल होना चाहिए कि यहाँ पे V0 और U0 क्या है। V आपको पता है प्रतिबिंब की दूरी को रिप्रेजेंट करता है, तो यहाँ पे अगर इसे V0 लिखा जाए तो ये अभिदृश्यक से यानी जो भी अभिदृश्यक होगा उससे प्रतिबिंब की दूरी को रिप्रेजेंट करेगा। यानी V0 जो होगा सीधे सीधे लिख लीजिएगा, इस फॉर्मूले में V0 जो है वो अभिदृश्यक से प्रतिबिंब की दूरी को बता रहा है, U0 जो है ये अभिदृश्यक से वस्तु की दूरी को बता रहा है। ठीक है, D आपको पता ही है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है, FE अभी आपको बताया गया है नेत्रिका की फोकस दूरी है। क्लियर। सेकेंड फॉर्मूला क्या है इसका, जब प्रतिबिंब अनंत पर बने, अगर संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा तब फॉर्मूला क्या हो जाएगा कैपिटल M इक्वल टू माइनस V0 अपान U0 इंटू D यानी कि कैपिटल D अपान FE। ठीक है, अब यहाँ पे V0 क्या है, U0 क्या है, D क्या है, FE क्या है, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर लिखी हुई मिल जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ से आप लिख लीजिएगा। ये हो गए चैप्टर नंबर 9 के जितने भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले थे वो हमने आपको डिटेल में बता दिया है, और क्या क्या सिंबल क्या क्या बता रहा है ये भी बता दिए, यानी V0 क्या है, U0 क्या है, इन सबको क्या कहेंगे, ये सारी चीजें हमने आपको डिटेल में बता दी है। ये सभी फॉर्मूले का स्क्रीनशॉट कर लीजिए। इससे ज्यादा इस चैप्टर से, इन सभी फॉर्मूलों से ज्यादा किसी और फॉर्मूले पर न्यूमेरिकल नहीं बनेगा। आज तक इन्हीं फॉर्मूले पर न्यूमेरिकल बनते आ रहे हैं, आगे भी इन्हीं फॉर्मूले पर ही न्यूमेरिकल बनने वाले हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट कीजिए, फिर चैप्टर नंबर 10 के इंपॉर्टेंट फॉर्मूले देखेंगे। तो आप देखते हैं कि चैप्टर नंबर 10 के कौन से ऐसे फॉर्मूले हैं जो आपको याद करना है। ठीक है, इस चैप्टर में टोटल 8 फॉर्मूले ही आपको याद करने हैं। पहला फॉर्मूला जो आपको याद करना है वो क्या है, व्यतिकरण में परिणामी तरंग की तीव्रता का फॉर्मूला। परिणामी तरंग की तीव्रता का फॉर्मूला होता है I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट में I1 इंटू I2 इंटू कॉस थीटा। ये फॉर्मूला एग्जैक्ट याद कर लो। I1 क्या है, I2 क्या है, ये सब आपको चैप्टर्स में समझा दिया जाएगा। ठीक है, सेकेंड फॉर्मूला जो आपको याद करना है वो क्या है, कालांतर तथा पथांतर के बीच में रिलेशन क्या होता है, संबंध क्या होता है। सबसे पहले आपको बता दें, कालांतर को हमेशा tan फाई से या डेल्टा फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। आप चाहो tan फाई से भी लिख सकते हो या डेल्टा फाई से भी लिख सकते हो। तो डेल्टा फाई क्या है, ये कालांतर को रिप्रेजेंट करेगा, वहीं पे डेल्टा एक्स जो है ये पथांतर को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इन दोनों के बीच जो संबंध का फॉर्मूला होगा वो हो जाएगा डेल्टा फाई इक्वल टू 2 पाई अपान लेमडा इंटू डेल्टा एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे लेमडा क्या है तो तरंग दैर्घ्य है, डेल फाई क्या है बता दिया कालांतर होता है, डेल एक्स क्या होता है तो ये पथांतर होता है। ठीक है, ये सेकेंड फॉर्मूला आपको याद करना है। थर्ड फॉर्मूला जो इस चैप्टर में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो क्या है, तीव्रता के अनुपात को अगर आपको निकलवाया जाए, अगर आपसे तीव्रता का अनुपात निकलवाया जाए तो कैसे निकालेंगे। जैसे मान लीजिए किसी भी धारा का तीव्रता का अनुपात निकालना है तो I मैक्सिमम अपान I मिनिमम लेंगे इक्वल टू A1 प्लस A2 इसका होल स्क्वायर अपान में A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर। यहाँ पे A आपका आयाम हो सकता है। ठीक है, यानी पहले का आयाम और दूसरे का आयाम दोनों को जोड़ के स्क्वायर कर दीजिएगा। पहले का आयाम और दूसरे का आयाम इसको घटा कर इसका भी स्क्वायर कर दीजिएगा, फिर दोनों का जो भाग देंगे तब आपका I मैक्सिमम अपान I मिनिमम का मान निकल के आ जाएगा, यानी कि तीव्रता का अनुपात निकल जाएगा। ठीक है, चौथा फॉर्मूला जो इस चैप्टर का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है
फ्रिंज की चौड़ाई। ठीक है, अब फ्रिंज क्या होती है, इसकी चौड़ाई कैसे ज्ञात की जाती है, ये सब चैप्टर्स में आपको बताए जाएंगे। अभी केवल फॉर्मूले पर फोकस कीजिए। इसका फॉर्मूला हो जाएगा कैपिटल W इक्वल टू डी, यानी कि कैपिटल D इंटू लेमडा अपान स्मॉल डी। अब कैपिटल D क्या है, लेमडा क्या है, स्मॉल डी क्या है। लेमडा तरंगदैर्घ्य होगा, कैपिटल D पर्दे की दूरी होगी। ठीक है, फ्रिंज से पर्दे की दूरी होगी। उसके बाद डी क्या होगा, तो ये रेखा छिद्र की दूरी होती है। जब आप फ्रिंज लेंगे तो उससे रेखा छिद्र बनाई जाएगी और उस रेखा छिद्र की दूरी को ही स्मॉल डी से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, कैपिटल डब्ल्यू जो है ये फ्रिंज की चौड़ाई को बताता है। समझ में आ गया, कैपिटल डब्ल्यू फ्रिंज की चौड़ाई को बताएगा, कैपिटल डी पर्दे की दूरी होगी, लेमडा जो होगा तरंगदैर्घ्य होगा, स्मॉल डी जो होगा ये रेखा छिद्र से दूरी हो जाएगी। क्लियर, ये हो गया फ्रिंज की चौड़ाई का फॉर्मूला। अगला फॉर्मूला क्या है, पांचवा फॉर्मूला जो आपको याद करना है यह है एमवी दीप्त फ्रिंज की दूरी, यानी एम से लेकर दीप्त फ्रिंज की दूरी क्या होगी। ठीक है, इसको नाम दिया जाता है एमवी दीप्त फ्रिंज की दूरी। इसका फॉर्मूला हो जाएगा एक्स एम इक्वल टू स्मॉल एम इंटू डी इंटू लेमडा अपान डी। ठीक है, स्मॉल एम क्या है, डी क्या है, लेमडा क्या है, स्मॉल डी क्या है, ये सब आपको आगे चैप्टर्स में समझाया जाएगा। क्लियर, अब छठवां फॉर्मूला क्या है, तो यहाँ देखिएगा एमवी अदीप्त फ्रिंज की दूरी। दीप्त फ्रिंज की जो दूरी का फॉर्मूला है सेम वही फॉर्मूला अदीप्त फ्रिंज की दूरी में भी लगेगा, बस थोड़ा सा आपको चेंज करके रखना है। जैसे कि यहाँ पे एमवी फ्रिंज के लिए निकाल रहे हैं तो यहाँ पे एक्स एम लिखा जाएगा। ठीक है, इक्वल टू स्मॉल एम में से 1/2 घटाएंगे और इसका गुणा कर देंगे कैपिटल डी से, फिर उसका गुणा कर देंगे लेमडा से और भाग दे देंगे 2 से। तो यहाँ पे एमवी अदीप्त फ्रिंज के लिए दूरी का फॉर्मूला बन जाएगा। फॉर्मूला हो जाएगा लेमडा एम इक्वल टू स्मॉल एम माइनस 1/2 गुणे में कैपिटल डी इंटू लेमडा अपान 2। ठीक है, अगला फॉर्मूला जो आपको याद करना है वो क्या है, फ्रिंज की कोणीय चौड़ाई का फॉर्मूला। फ्रिंज की कोणीय चौड़ाई कैसे निकाली जाती है, तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है थीटा इक्वल टू लेमडा अपान डी। लेमडा तरंगदैर्घ्य होगा, डी अभी अभी बताया है रेखा छिद्र से दूरी हो जाएगी, रेखा छिद्र की दूरी हो जाएगी या रेखा छिद्र से दूरी हो जाएगी। तो जब आप तरंगदैर्घ्य और रेखा छिद्र की दूरी का भाग देंगे तब आपका फ्रिंज की कोणीय चौड़ाई निकल जाएगी। अगला और लास्ट फॉर्मूला इस चैप्टर का क्या है, केंद्रीय उच्चिष्ट कोणीय चौड़ाई निकालना, यानी केंद्र से सबसे ऊंचा जो कोणीय चौड़ाई होगा अगर उसको निकालना होगा तो फॉर्मूला क्या लगेगा, 2 थीटा इक्वल टू 2 इंटू लेमडा अपान ई। ठीक है, अब लेमडा बता ही दिया है तरंगदैर्घ्य होगा, ई आपका क्या होता है, तो ये उच्चिष्ट कोणीय चौड़ाई या हो सकता है। ठीक है, या फिर नहीं, देखो उच्चिष्ट कोणीय चौड़ाई तो हम 2 थीटा से रिप्रेजेंट करेंगे, ई आपका क्या है, तो ये आपको चैप्टर्स में मैं आपको समझा दूंगी डीप में। समझ में आ गया, ये 8 फॉर्मूले आपको चैप्टर 10 के याद होने चाहिए। ठीक है, ये हो गए आपके तरंग प्रकाश की यानी चैप्टर 10 के जितने भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले थे वो, ये स्क्रीनशॉट कीजिए। फिर हम देखते हैं चैप्टर 11 का इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। तो आप देखते हैं कि चैप्टर नंबर 11 का कौन सा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो आपको याद करना है। इस चैप्टर में टोटल 5 ऐसे फॉर्मूले हैं जो आपको तैयार करना है। ठीक है, सबसे पहले चैप्टर का नाम क्या है, तो इसका नाम है विकिरण तथा द्रव्य की द्वैत प्रकृति। ठीक है, यानी विकिरण और जो द्रव्य होगा उसकी द्वितीय प्रकृति के बारे में आपको इस पूरे चैप्टर में पढ़ना होता है। ठीक है, सबसे पहला इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो कि हर बार पूछा जाता है, और ये जो फॉर्मूला है इससे फॉर्मूले से ज्यादा इसका डिफिनीशन बहुत ज्यादा पूछा जाता है। 3 नंबर में आपसे पूछा जाएगा कि कार्यफलन की परिभाषा लिखिए और उसके फॉर्मूले को डिराइव करिए। ठीक है, तो कार्यफलन का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, कैपिटल W इक्वल टू H इंटू न्यू नॉट। अब यहाँ पे कैपिटल W कार्यफलन को रिप्रेजेंट करेगा, H जो है ये प्लांक नियतांक को बताता है, आप लिख लीजिएगा, H जो है प्लांक नियतांक को बताएगा। न्यू नॉट जो होता है ये देहली आवृत्ति को बताता है, कौन, न्यू नॉट। ठीक है, इसको V0 के जैसा लिखा गया है लेकिन इसको न्यू नॉट पढ़ा जाएगा। सेकंड इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो कि क्या है, आइंस्टीन का समीकरण, यही पूरे फिजिक्स का मेन फॉर्मूला है। ठीक है, आइंस्टीन का समीकरण।
तो यह फॉर्मूला क्या है, 1/2 m इंटू वी मैक्सिमम का स्क्वायर इक्वल टू h इंटू न्यू माइनस न्यू नॉट। अब यहाँ पे m क्या है, तो द्रव्यमान है, v स्क्वायर मैक्सिमम क्या है, वेग का अधिकतम स्क्वायर, ठीक है। v जो है ये वेग को बताएगा, h अभी अभी बताया प्लांक नियतांक होता है, न्यू जो होता है इसको आवृत्ति पढ़ेंगे, वहीं पे न्यू नॉट जो होगा इसको देहली आवृत्ति पढ़ा जाएगा। क्लियर, ये हो गया आइंस्टीन का समीकरण, उसमें सिंबल्स क्या क्या है ये भी हमने बता दिया। तीसरा जो फॉर्मूला है वो क्या है, फोटॉन की ऊर्जा का फॉर्मूला। इस फॉर्मूले से ज्यादातर न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। फॉर्मूला क्या है, कैपिटल E इक्वल टू एच इंटू न्यू, ठीक है। यहाँ पे h प्लांक नियतांक है, न्यू जो है आवृत्ति को बताएगा, कैपिटल E जो है फोटॉन की ऊर्जा को बताता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है न्यू इक्वल टू सी अपान लेमडा का, तो अगर हम E इक्वल टू एच इंटू न्यू की जगह, जो ये न्यू है इसकी जगह फॉर्मूला होता है सी अपान लेमडा, तो अगर हम न्यू का मान जो है यहाँ पे रख दें तो यही फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, कैपिटल E इक्वल टू एच इंटू सी अपान लेमडा, ठीक है। कैसे, देखो c को हम ऊपर ही रहने देंगे, लेमडा को हम इस h के नीचे लिख देंगे, तो यही जो फोटॉन की ऊर्जा का फॉर्मूला है, एक फॉर्मूला तो ये हो गया E इक्वल टू एच इंटू न्यू, दूसरा फॉर्मूला हो जाएगा E इक्वल टू एच इंटू सी अपान लेमडा, ठीक है। ये दोनों ही फॉर्मूले फोटॉन की ऊर्जा का फॉर्मूला है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे न्यूमेरिकल बनेगा, ठीक है। चौथा और इंपॉर्टेंट फॉर्मूला क्या है, फोटॉन का संवेग। जब भी फोटॉन का संवेग निकलवाया जाएगा तो कैसे निकालेंगे, देखो संवेग को सबसे पहले P से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। तो फोटॉन के लिए जो संवेग निकालेंगे तो फॉर्मूला हो जाएगा कैपिटल P इक्वल टू एच अपान लेमडा। h क्या है, प्लांक नियतांक, लिख लीजिएगा। लेमडा जो है तरंग दैर्घ्य को बताएगा, P जो होता है इस फोटॉन के संवेग को बताएगा। क्लियर, अब यहाँ पे ये जो लेमडा है यानी तरंग दैर्घ्य है, तरंग दैर्घ्य का एक फॉर्मूला होता है c अपान न्यू। c जो है प्रकाश की चाल है, न्यू जो है अभी अभी बताया है, न्यू अगर केवल लिखा है तो इसको आवृत्ति पढ़ेंगे, यानी तरंग दैर्घ्य का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये जो लेमडा है इसको तरंग दैर्घ्य बोला जाता है, ठीक है, तरंग दैर्घ्य बोला जाता है। तरंग दैर्घ्य का फॉर्मूला होता है प्रकाश की चाल बटे आवृत्ति यानी कि न्यू। तो अगर हम h अपान लेमडा की जगह लेमडा का वैल्यू रख दें तो क्या हो जाएगा, यही संवेग का फॉर्मूला एक तरह से और लिखा जा सकता है, वो क्या हो जाएगा, कैपिटल P इक्वल टू कैपिटल H इंटू न्यू अपान C, ठीक है। ये जो नीचे का न्यू था इसको हमने ऊपर ले लिया है, तो H के पास न्यू का गुणा कर दिया, और C जो था प्रकाश की चाल C जो थी इसको हमने नीचे लिख दिया है। तो संवेग के दो फॉर्मूले बन गए हैं, पहला फॉर्मूला है P इक्वल टू एच अपान लेमडा, दूसरा फॉर्मूला है P इक्वल टू एच इंटू न्यू अपान C। क्लियर, ये दोनों फॉर्मूले से फोटॉन का संवेग आपसे निकलवाया जा सकता है। अब आते हैं इस चैप्टर के आखिरी फॉर्मूले पर, जो कि क्या है, डी ब्रोगली के तरंग दैर्घ्य का फॉर्मूला। तरंग दैर्घ्य को लैम्डा से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो यहाँ पे डी ब्रोगली के 3 तरंग दैर्घ्य के फॉर्मूले बन सकते हैं। कैसे, पहला और मेन इंपॉर्टेंट फॉर्मूला क्या है, लैम्डा इक्वल टू एच अपान पी। एच यहाँ पे क्या है, प्लांक नियतांक, पी अभी अभी बताया है फोटॉन के संवेग को पी से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब देखो संवेग पी का 2 फॉर्मूला होता है, तो अगर उस 2 फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम अगर इसी तरंग दैर्घ्य का फॉर्मूला बनाएंगे तो 2 और फॉर्मूले बन सकते हैं। जैसे जो P होता है संवेग P, इसको हम लिख सकते हैं द्रव्यमान m इंटू वेग v का गुणनफल, ठीक है। संवेग P जो होता है ये द्रव्यमान m इंटू वेग का गुणनफल होता है, तो अगर हम इस P की जगह m इंटू v लिख दें तो यहाँ पे तरंग दैर्घ्य का एक और फॉर्मूला बन जाएगा, जो कि क्या होगा, लैम्डा इक्वल टू एच अपान m इंटू वी। क्लियर, तो ये हो गया पहला फॉर्मूला, उससे हमने दूसरा फॉर्मूला बना लिया। अब इसी पहले फॉर्मूले से है हम एक तीसरा फॉर्मूला बनाएंगे। कैसे, पहला फॉर्मूला है लैम्डा इक्वल टू एच अपान पी, ठीक है। अभी अभी बोला संवेग का एक और फॉर्मूला होता है, जो कि क्या होगा, P की जगह हम लिख सकते हैं रूट में 2 इंटू m इंटू के। तो अगर हम इसी P की जगह ये वाला मान पुट कर दें तो एक और फॉर्मूला बन जाएगा तरंग दैर्घ्य का, लैम्डा इक्वल टू एच अपान रूट में 2 इंटू एम इंटू के। क्लियर, यानी कि डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य का 3 फॉर्मूला आपको याद करना है। पहला ये हो गया मेन फॉर्मूला, दूसरा हो गया ये फॉर्मूला और तीसरा हो गया
ये फॉर्मूला। क्लियर? ये हो गया विकिरण तथा द्रव्य की द्वैत प्रकृति, जो चैप्टर नंबर 11 है। इस चैप्टर से ये 5 इंपॉर्टेंट फॉर्मूले आपको तैयार होने चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं चैप्टर नंबर 12 जो परमाणु चैप्टर है। इस चैप्टर के केवल 3 इंपॉर्टेंट फॉर्मूले आपको याद करने हैं और इसी के साथ पूरे फिजिक्स का इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हम आपको करा देंगे। तो आप देखते हैं कि चैप्टर नंबर 12 जो हमारा परमाणु चैप्टर है, इस चैप्टर के केवल 3 इंपॉर्टेंट फॉर्मूले आपको तैयार करने हैं बस। इसके बाद पूरे फिजिक्स के आपको कोई और फॉर्मूले तैयार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमने पहले ही बता दिया था कि चैप्टर नंबर 13 और 14 यानी नाभिक और अर्धचालक वाला जो चैप्टर है, वो दोनों ही चैप्टर पूरी तरह से थ्योरी बेस है, तो वहां से न्यूमेरिकल नहीं बनते, इसीलिए आपको फॉर्मूले भी नहीं बताए जाएंगे। केवल चैप्टर 12 तक ही आपको फॉर्मूले याद करना था। ठीक है, तो पहला फॉर्मूला इस चैप्टर का क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन परमाणु की आणविक कक्षा के ऊर्जा का अगर आपको मान निकालना होगा तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसके 2 फॉर्मूले हैं। ज्यादातर ये सेकंड वाला फॉर्मूला हम न्यूमेरिकल में यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि फर्स्ट फॉर्मूले में भी आपको वैल्यू रखना होगा और सेकंड फॉर्मूले में हमने पहले से ही वैल्यू रख दिया है, तो ये फॉर्मूले न्यूमेरिकल के लिए ज्यादा शॉर्ट हो जाता है या ज्यादातर यूज भी किया जाता है। ठीक है, पहला फॉर्मूला क्या है? En - R × H × C/n²। En क्या है? तो ये हाइड्रोजन परमाणु की आणविक कक्षा की ऊर्जा को बताता है। ठीक है, इसको हम En से लिखते हैं। यहाँ पे कैपिटल R रेडबर्ग नियतांक होता है, इसका एक वैल्यू होता है, मान होता है जो कि रखना होता है। फिर H आपका प्लांक नियतांक है, इसका भी मान आपको रखना पड़ेगा। C आपकी प्रकाश की चाल होती है, इसका भी मान रखना पड़ेगा। जब आप R का, H का और C का मान रखेंगे तो टोटल कैलकुलेट करने पर 13.6 आएगा। ठीक है, इसीलिए ज्यादातर ये फॉर्मूला यूज होता है इसके कंपैरिजन में, क्योंकि इसमें आपको R का, H का, C का, इन सब का वैल्यू रखना पड़ेगा और यहाँ पे ऑलरेडी हमने रख के आपको दे दिया है। तो न्यूमेरिकल में ये फॉर्मूला ज्यादातर यूज लोग करते हैं क्योंकि इसमें वैल्यू पहले से ही रखा हुआ है। ठीक है, बटे में n² है, n² ही होगा नंबर किसी भी कक्षा का। ठीक है, nवीं कक्षा बोली गई है ना, तो ये दूसरे कक्षा का नंबर है। उसके बाद इसी फॉर्मूले को हम ऐसे भी लिख सकते हैं En = -13.6/n² × E × V। ठीक है, अब E यहाँ पे क्या हो जाएगा? E × V जो होगा, V तो यहाँ पे वेव हो जाएगा, E यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। उसके बाद -13.6 जो है ये रेडबर्ग नियतांक, प्लांक नियतांक और प्रकाश की चाल, तीनों का वैल्यू जो है उसका गुणा करके मान लिखा गया है। क्लियर? तो आप समझ लीजिए कि इस फॉर्मूले का न्यूमेरिकल में आपको यूज करना होगा। ठीक है, और इस फॉर्मूले पर न्यूमेरिकल जरूर बनते हैं। अब आते हैं सेकंड फॉर्मूले पर। सेकंड फॉर्मूला क्या है? ऊर्जा स्तर के लिए तरंगदैर्घ्य का फॉर्मूला। ऊर्जा स्तर क्या होगा? आपको पढ़ना होगा यहाँ पे कुछ श्रेणियां, लाइमन श्रेणी, बामर श्रेणी, पाश्चन श्रेणी, फुंड श्रेणी, ये सब पढ़ना होगा। उसी श्रेणी के कुछ ऊर्जा स्तर होते हैं, उन्हीं ऊर्जा स्तर को निकालने के लिए तरंगदैर्घ्य का एक फॉर्मूला होता है जो कि क्या होता है? 1/λ = R × 1/n1² - 1/n2²। अब ये n1 n2 का स्क्वायर क्या है? तो ये पहली ऊर्जा स्तर का स्क्वायर है, ये दूसरी ऊर्जा स्तर का स्क्वायर है। अब ये जैसे पूछेगा, अगर इलेक्ट्रॉन तीसरी ऊर्जा से चौथी ऊर्जा स्तर में आ रहा है तो आप यहाँ पे n1 n2 का स्क्वायर नहीं लिखेंगे, आप यहाँ पे n3² - n4² लिखेंगे। जिस ऊर्जा स्तर से इलेक्ट्रॉन आएगा उसी ऊर्जा स्तर से हम यहाँ पे उसका स्क्वायर करके हल करेंगे। क्लियर? लैम्डा आपको पता है तरंगदैर्घ्य है, R यहाँ पे क्या हो जाएगा? R यहाँ पे प्रतिरोध हो सकता है। उसके बाद आखिरी फॉर्मूला इस चैप्टर का जो कि क्या है? कोणीय संवेग का फॉर्मूला। कोणीय संवेग को हम कैपिटल J से रिप्रेजेंट करेंगे। कैपिटल J का भी एक फॉर्मूला होता है जो कि होता है m × v × r। ठीक है, तो कैपिटल J = n × h/2π, ये फॉर्मूला किसका हो जाएगा? कोणीय संवेग का फॉर्मूला। n जो हो जाएगा ये नंबर्स हो सकते हैं आपके श्रेणियों के या ऊर्जा स्तरों के। उसके बाद h आपका प्लांक नियतांक होगा, 2π आपकी एक कांस्टेंट वैल्यू हो जाती है। क्लियर? अब इसी फॉर्मूले को हम एक तरह से और लिख सकते हैं। अभी हमने आपको बताया
कि कोणीय संवेग जे का एक फॉर्मूला होता है J इक्वल टू m इंटू वी इंटू आर, ठीक है। यानी पूरा फॉर्मूला वही रहेगा, हम J की जगह m इंटू वी इंटू आर भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया कोणीय संवेग का दो फॉर्मूला। तो पूरे फिजिक्स के चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 12 तक जितने इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो न्यूमेरिकल में यूज हो सकते हैं, जिससे डेरिवेशन पूछे जाते हैं या जिससे ज्यादातर न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, वो सभी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हमने आपको करा दिए हैं। तो अब आपके पास एक ऐसा फॉर्मूले की सीट तैयार हो गई होगी जिसमें पूरे तत्व फिजिक्स के इंपॉर्टेंट फॉर्मूला मात्रक के साथ आपको मिल गया होगा, ठीक है। अब इस सीट का यूज कैसे करना है, जब भी आप किसी चैप्टर का न्यूमेरिकल लगाने जाएंगे तो उस चैप्टर के जितने इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हमने आपको मात्रक के साथ लिखवाए हैं वो सभी फॉर्मूले पढ़ के फिर न्यूमेरिकल लगाइएगा, तो आपको चीजें ज्यादा क्लियर होंगी, ठीक है। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगी है, सारे फॉर्मूले एक साथ एक अलाइन में एक एक चैप्टर के साथ बताने में मेहनत लगी है। टोटल वीडियो 1.5 घंटे के ऊपर हो चुकी है, ठीक है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ताकि ऐसी ही इंफॉर्मेटिव और इंपॉर्टेंट वीडियोस आपके पास आती रहे। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को तो शेयर ताकि और भी लोग जुड़ जाए। बाकी अपने कमेंट्स या डाउट आप यहाँ पे या हमारा इंस्टाग्राम आईडी भी है मेडिको स्पेनिश साक्षी मिश्रा के नाम से, वहां पे भी अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, ठीक है। ये स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब आपको जो ये न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम आता था कि कौन सा फॉर्मूला कब लगाया जाता है या कौन से न्यूमेरिकल में कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करें, ये आपका जो पूरी दिक्कत परेशानी थी ये खत्म हो गया होगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू सो मच।